स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल NEX वुल्फ में। यार दोबारा मैं लेकर आ गया हूँ नया सा तड़कता भड़कता मानवा सीन। दिखाया जाता है शंघाई सिटी का, जहाँ घर के अंदर एक मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड कर रही है और वो कहती है कि जब एक बार चंचन दूध पी लेगा उसके बाद वो सो जाएगा। मम्मी तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि तुम्हारी देखभाल के चक्कर में कई रातों से मैं नहीं सोई, लेकिन अगर तुम हेल्दी रहते हो तो ये सारी चीजें करना वर्थ इट होगा। लेकिन चैन तो दूध पीने में इतना ज्यादा मशगूल हो गया है, उसे किसी चीज का ख्याल नहीं है यार। वहीं पर मदर एक पैनी निगाह से चैन को देख रही है यार। चैन को एनर्जी +1 का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है और वो अपने मन में कहता है मेरा ट्रांसमिग्रेशन एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हुआ जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। बेबी के सामने में एक स्टेटस विंडो अपलोड होता है जहां नेम है ली जिन चैन, एज है 33 डेज, बायो लेवल है ऑर्डिनरी रैंक 1, बायो एट्रीब्यूट नहीं है, जिसे देखकर लिन चौंक जाता है यार। अपने मन में कहता है कि मुझे एक गोल्डन चीट भी मिला। लिन की एज हो चुकी है 3 मंथ की। मदर कहने लगती है कि देखो बेबी दोबारा से किक मार रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं रोता और ना ही कोई तमाशा करता है, ये तो एकदम स्वीट लिटिल एंजल की तरह है। फादर कहने लगते हैं देखो इसे, ये तो टैलेंट के साथ जन्म लेकर आया है, एक दिन ये महान जेन फ्यूजर बनेगा, कम से कम साइबोर्ग तो बन ही जाएगा। तो अब ये फादर का नाम है लिन यान सेंग और मदर का नाम है जेंग वान सिन। लेकिन लिन के सामने में अचीवमेंट नोटिफिकेशन आता है, अगर वो 10,000 बार किक करता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर बायो एट्रीब्यूट मिलेगा। अब तुम इसे यूज करो या फिर लॉस करो, और बार बार सेम बॉडी पार्ट से ट्रेनिंग करने की वजह से तुम एंडलेसली स्ट्रॉन्गर ग्रो करोगे, लेकिन ये सारी चीजें ह्यूमन लिमिट को पार नहीं कर पाएगी। लिन अपने मन में कहता है कि मैं 3 मंथ का हो चुका हूँ और ये सिस्टम का पहला टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ और इसका नाम है यूज इट और लॉस इट। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे कोई ये बात बता दे कि ये जेन फ्यूजर और साइबोर्ग है क्या ये स्पाइडरमैन है या फिर ये आयरन मैन है? ये आयरन मैन कम, मेरे को जेनोस ज्यादा दिखाई दे रहा है, वन पंच मैन का। बेचारा हमारा बेबी, इसके दिमाग में न जाने इस सिस्टम ने किस तरीके की हलचल मचा दी है। बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि ये जो जगह है उसके लिए वो पूरी तरीके से अननोन है। इन घुटनों के बल चलते हुए अपने मन में कहता है कि मैं 4 महीने का हो चुका हूँ और अपने घुटनों के बल में चल रहा हूँ। अपने मम्मी पापा से बचने के लिए मैं रात के समय में अपने आप को ट्रेन करता हूँ। साथ ही कुछ इंक्रीज होते हुए स्टैटिक्स दिखाए जाते हैं। लिन जैसे ही 5 महीने का होता है वो अपने पैरों पर चलने लगा है। फिर अपने मन में कहता है सिस्टम टास्क यूज इट और लॉस इट की मदद से मैंने 5 महीने के अंदर में चलना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं 6 महीने का हुआ मैं अपने पेरेंट के सामने में अपने घुटनों के बल चलना बैठना सारी चीजें करने लगा, जिस वजह से उन लोगों को कोई भी मेरे ऊपर में शक नहीं हुआ। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज बताया जा रहा है जेन फ्यूजर और साइबॉर्ग्स ने मिलकर बीस्ट के अगेंस्ट में फाइट किया। लिन अपने मन में कहता है कि इस समय मैंने पहली बार इस बात को रियलाइज किया कि ये अर्थ मेरे पहले वाले जगह से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर थोड़े शब्दों में बताया जाए तो इस अर्थ के अंदर में म्यूटेंट और काउंटलेस टेरिफाइंग अननोन क्रीचर्स अपेयर हुए हैं और इन क्रीचर्स को ह्यूमन बीस्ट बुलाते हैं और इनसे फाइट करने के लिए ह्यूमंस कई सालों तक अपने आप को तैयार करते हैं। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जो कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके इन बीस्ट को क्रश करने के लिए, जो कि साइबोर्ग कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जेनेटिक फ्यूजन, जो कि बीस्ट के जीन्स के साथ में मर्ज होते हैं, उनके पावर को इनहेरिट करते हैं और मैजिक का मैजिक के अगेंस्ट में फाइट करवाते हैं और इन लोगों को कहते हैं जेन फ्यूजर्स। चाहे तुम साइबोर्ग हो या फिर जेन फ्यूजर, दोनों ही बड़े ही कमाल के पावर वाले हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास में है सिस्टम जो कि मुझे ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं सीक्रेटली इवॉल्व होता चाह रहा हूँ और इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तभी दरवाजे की खुलने की आवाज आती है जिसे सुनकर हमारा लिन साइड की तरफ में देखता है। यहाँ पर मिस सु मिंग नाम की एक लेडी आई हुई है अपने हस्बैंड के साथ। वो कहने लगती है हमारी मिस वान से, मेरा नाम सु मेंग है, हम कुछ टाइम पहले आपके पड़ोस में आए हैं, ये हमारा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए और मेरे साथ मेरे हस्बैंड और डॉटर भी आए हैं, तो प्लीज आगे आप हम लोगों का भी ध्यान रखिएगा। इसके हस्बैंड का नाम है सेन जियानी और उसकी डॉटर का नाम है सेन किन गान। अब जैसे ही किन और लिन की निगाहें एक दूसरे से टकराती है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आए झील में जैसे चांद उतरता है, कभी हौले हौले धीरे से, गुनगुनी धूप की तरह से, तरन्नुम में तुम छू के मुझे गुजरी हो यूं, देखूं तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून तुम हो जुनूं, क्यों पहले ना
आए तुम। ये लड़की मेरी पहली फ्रेंड बनने वाली थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी जो किस्मत है दोनों की, वो एक दूसरे से इतनी टाइटली बंधी हुई है। लिन हम लोगों को भागता, जंप करता और अबा डबा जबा बोलता हुआ दिखाई देता है। अपने मन में कहता है कि यूज इट और लॉज इट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 7 महीने के अंदर ही मैंने रनिंग, जंपिंग, यहाँ तक कि बोलने में मास्टर हासिल कर ली। और जैसे ही मैं 8 महीने का हुआ, मैंने सिटअप्स और पुशअप्स करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी चीज़ों को अचानक से उसकी मदर भी देख लेती है, उसकी दिमाग की नसें दौड़ जाती है और हमारा लिन परेशान होकर बोलने लगता है। इन सारी चीज़ों को मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की नज़रों से बचा कर किया करता था, लेकिन कभी ना कभी तो ये सारी चीज़ें उनके सामने में आनी थी और एक्सीडेंटली आज वो दिन आ ही गया। मदर अपनी आंखों को मसलती हुई कहती है, क्या मेरा बेटा लिन सिटअप्स कर रहा है? लिन तो सीधा बैक टू पोजीशन, बेड के अंदर में सोना शुरू कर देता है और मदर आंखें खोलकर देखते हुए बोलती है कि शायद मुझे हेलुसिनेट हुआ था। लिन सोते हुए अपने मन में कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कुछ बातें नहीं की, अगली बार से मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है। मदर शॉक में चिल्लाती हुए बोलती है कि हनी जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। फादर दरवाजे को खोलते हुए बोलते हैं कि डियर जल्दी बताओ क्या हुआ है। और वाइफ बोलने लगती है कि आखिर 8 महीने के अंदर ही हमारे बेटे के एप्स कैसे निकल गए। फादर अपने मन में कहने लगते हैं कि मेरे बेटे का जो भूख है ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 8 महीने का है वो, उसके एप्स कैसे निकल सकते हैं। फिर उनके दिमाग की बत्ती चलती है। वो बोलता है कि अब मैं सारी चीजें समझ गया। हनी, हमारा जो बेटा है ना वो करोड़ों में एक पैदा होने वाला प्रोडिजी है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि हमारे बेटे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, वो एंडलेस है, उसे बहुत ज्यादा दौलत और शोहरत मिलने वाली है, वो जेन फ्यूजर बनने वाला है। अगर वर्स्ट केस रहा तो कम से कम साइबॉग तो बन ही जाएगा। तो लिन के जो फादर है दरअसल वो एक मेल फिक्शन नॉवेलिस्ट है। मदर अपने मन में कह रही हो जैसे कि इसका कुछ नहीं होने वाला, और लिन अपने मन में बताता है कि ऑलमोस्ट मैं एक्सपोज्ड होने ही वाला था, लेकिन मेरे फादर ने अज्यूम कर लिया कि मैं एक जीनियस हूँ। अपने घर में अपने पेरेंट्स के तौर पर दो नॉवेलिस्ट होना सचमुच में काफी ज्यादा लकी होता है। लेकिन अगर बात मैं करूं जीनियस की, तो इस म्यूटेटेड वर्ल्ड के अंदर में मैं एक लौता जीनियस नहीं हूँ। आइटो में हजारों सालों से मौजूद मार्शल क्लान में प्रोडिजी का जन्म हुआ है, जिसमें डिवाइन स्ट्रेंथ है। वो अभी से ही 20 केजी का डंबल अपने एक हाथ से उठा सकता है, वो सिर्फ 2 साल का है। मदर लिन के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि हमारा लिन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो किसी भी क्लैन के प्रोडिजी से कम नहीं। लिन कहता है कि ये मेरी मॉम है, जिनकी आंखें हमेशा से बहुत ज्यादा शार्प है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं 2 साल का होऊंगा तो क्या अपने एक हाथ से मैं 20 केजी का वेट उठा पाऊंगा। लिन 2 साल का हो चुका है, वो 20 केजी के वेट को उठाकर कहता है कि फाइनली मैं अब 2 साल का हो चुका हूँ और यूज इट और लॉज इट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इजिली एक हाथ से ही 20 केजी के वेट को उठा लिया। मदर चिल्लाती हुए कहती है कि लिन आखिर तुम कहाँ पर हो, किन तुम्हारे साथ में खेलने के लिए आई है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और आवाज को सुनने के बाद हमारे लिन का कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। 20 केजी का वेट अब नीचे की तरफ में गिरने लगता है। बेचारे के दिमाग की नसें दौड़ उठी है। लिन मैच्योर लोगों की तरह अपने कपड़े से धूल को झाड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ता है। डोर को जैसे ही ओपन करता है वो सामने देखकर चौंक जाता है, क्योंकि किन अपने साथ कुछ खाने का लेकर आई है और वो चैन से कहती है कि चैन चैन तुम्हारे लिए। और हमारा लिन बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इसे खा लो। बताता है कि किन और मैं दोनों ही सेम एज के हैं, लेकिन अभी भी वो बच्चों की तरह ही बातें करती है। उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, वो थोड़ा सा तोतला कर बात करती है। हम दोनों के मेंटल गैप की वजह से हम दोनों साथ में नहीं खेल पाते। वो खाती है, सोती है और मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही करता रहता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, क्योंकि वो मेरे ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट वेट का काम करती है। लेकिन मेरे इस परफेक्ट वेट के टूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चिल्लाकर कहता है कि मम्मी दोबारा से किन ने सुसु कर दिया मेरे ऊपर। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही समझे, वो कुछ टाइम मेरे ऊपर में सुसु कर देती है। अब हमारा लिन हो गया है 3 साल का, वो 40 केजी का वेट उठा सकता है, वो भी अपने सिंगल हाथ से। ब्रेकिंग न्यूज में दोबारा से उस 2 साल के प्रोडिजी के बारे में बताया जाता है, जो अब 4.5 साल का हो चुका है। वो 30 केजी के डंबल को अपने सिंगल हाथों से उठा सकता है। लिन कहता है कि यार मैंने इसे सरपास कर दिया है, क्योंकि ये 30 केजी का डंबल उठा रहा है और मैं 40 केजी का बॉक्स उठा रहा हूँ, वो भी 3 साल में। लिन के सामने में स्टेटस विंडो है। नेम है लिन जी चैन, एज है 3 साल, बायो लेवल है ऑर्डिनरी रैंक 1, बायो एट्रीब्यूट है यूज इट और लॉज इट। लिन मन में कहता है लेकिन फिर भी अभी भी मैं एक ऑर्डिनरी रैंक 1 का हूँ, क्या होगा अगर मैं रैंक 2 में पहुंच जाऊंगा, क्या वो ह्यूमन लिमिट से ऊपर का होगा। और दिमाग में इस सवाल के साथ मैंने पहली बार आउटसाइड की जगह पर अपना पहला कदम रखा। और जैसे ही मैंने बाहर के वर्ल्ड को देखना शुरू किया, मेरी निगाहों के सामने में बीस्ट मैन
मैन थे, रोबोट्स थे, ये शायद जेन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स हैं। और पहली जगह जहां मैं गया वो जगह थी लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान को ज़्यादा छूने नहीं देते थे और मुझे अपने सवालों के कई सारे जवाब चाहिए थे। इस वजह से मैं लाइब्रेरी गया। पीछे से लिन को रोकते हुए मदर कहने लगती है कि लिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चों का सेक्शन दूसरी तरफ है। किन कहती है कि चैन मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। उसके हाथों में कुकीज है, लेकिन लिन तो इतना ज्यादा उत्सुक है कि वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है अपने सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए। मिसिस वान कहती है कि लिन आखिर तुम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हो। मिस वैंग कहने लगती है कि ये तो शायद टॉप स्टूडेंट बनने वाला है। किन कहती है कि चैन मैं अपने साथ में कुछ कुकीज लाई हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। और लिन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो तुम इसे खा लो। लिन पढ़ते हुए बताता है कि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की उसके बाद मुझे इस म्यूटेटेड वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ चीजें समझ में आने लगी। ये है एंशिएंट स्टेल मिस्टीरियस रूइन रिकॉर्ड। इसमें हमें बताया गया है कि वर्ल्ड को 6 बायो लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी, एडवांस, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। यहाँ हर एक लेवल को 9 स्टेज में स्प्लिट किया गया है। ऑर्डिनरी ह्यूमंस फर्स्ट स्टेज में है। अगर हम बात करें हायर क्रीचर्स की तो उनके मुकाबले में हम लोग चींटी के बराबर हैं। देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्पीड को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेंजरस वर्ल्ड है यहाँ पर मुझे हर हालत में सरवाइव करना है। सचमुच में ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि उसने मुझे एक नया मिशन दिया है जहाँ पर मुझे अपने दोनों ब्रेन और बोन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ट्रेन करना है। लिन 4 साल का हो चुका है। वो बिना रुके हर दिन वो अपना ट्रेनिंग और रीडिंग दोनों साथ में करता है। साथ ही लिन का किंडरगार्टन लाइफ भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर किंडरगार्टन टीचर मिस स्ट्रॉबेरी हमारे लिन को हाथ पकड़े हुए किन और लिन दोनों को ही आगे की ओर ले जा रही है और पीछे से उन दोनों की मदर उन्हें बाय करने लगती है। बताता है कि किंडरगार्टन मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरा ऑर्डिनरी रैंक 2 पर एडवांस हो गया, जिसके साथ मैं 80 केजी का वेट बड़े ही आराम से उठा सकता हूँ, वो भी अपने सिंगल हाथों से। स्टैंडिंग जंप 1.2 मीटर तक, 100 मीटर का स्प्रिंट वो भी 11 सेकंड के अंदर में। और किंडरगार्टन के अंदर ये सब कुछ करने वाला मैं एक लौता था। और यहाँ पर जैसे कि कहा जाता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो किन है उसने दोबारा से सुसु कर दिया है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। बाकी के बच्चे किन का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखते हुए हमारा लिन अपने मन में पहले कहता है कि किन को इस किंडरगार्टन के बच्चे बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं। यार हमारा लिन पहुंच चुका है एक हीरोइक जंप के साथ किन को बचाने के लिए। वो कहता है कि मैं आखिर इन सारी चीजों में कैसे अपना टांग ना अड़ाऊं, और चिल्लाते हुए सारे बच्चों से कहता है कि तुम सब ये सब कुछ करना बंद करो, वरना तुम लोगों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज़ की वजह से ये सारे बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये सारे बच्चे फूट फूट कर रोते हुए कहने लगते हैं कि पापा, मम्मी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से लेकर जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन हमारे लिन को किन को बचाता हुआ देखकर किन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है, क्योंकि उसका सेवियर लिन उसे बचाने के लिए आ चुका है। नोटिफिकेशन आकर कहता है कि तुम्हारे डोमिनेटिंग ऑरा ने पूरे क्लास में एक डर पैदा कर दिया है। टाइटल अनलॉक हुआ, किंडरगार्टन बॉस। अचीवमेंट, तुम्हें 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन पर कॉन्करर हासिल करना होगा। टाइटल है किंडरगार्टन बॉस अनलॉक। एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग लॉक्ड, मिडिल स्कूल टेरेंट लॉक्ड है। लिन जो एक किंडरगार्टन बॉस बन चुका है अपने मन में कहता है कि किसे पता था कि मेरे एक चिल्लाने की वजह से नया क्विस्ट ट्रिगर हो जाएगा। अब तक मैंने अपने पुराने क्विस्ट को भी फिनिश नहीं किया था। लगता है कि मैं मल्टीपल क्विस्ट एक साथ में कर सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा न्यूज है। नोटिफिकेशन कहता है अचीवमेंट रीड 100 मिलियन वर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपका न्यू बायो एट्रीब्यूट है हेवनली इनसाइड। हेवनली इनसाइड एक परफेक्ट मेमोरी लर्निंग एबिलिटी है जो ह्यूमंस का पिक पॉइंट होता है, जो हमारे लिन ने बड़े ही आराम से ऑब्टेन कर लिया। अब हमारा लिन और उसके साथी 7 साल के हो चुके हैं। अब ये सारे लोग किंडरगार्टन ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल स्टार्ट होने से पहले छुट्टियों के दौरान मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, अपने आप को काफी ज्यादा पुश कर चुका था। लिन जो कि 200 केजी का डंबल उठा रहा है, साथ ही लिन 2 मीटर की ऊंची छलांग खड़े खड़े लगा सकता है। 100 मीटर की दूरी 8 सेकंड के अंदर में तय करना उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इसलिए एलिमेंट्री का जितना भी कोर्स वर्क था वो मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग का टाइटल जल्दी से अनलॉक हो जाए। सीन सनशाइन सिटी के सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल के तरफ का दिखाया जाता है। लिन कहता है कि आखिरकार मेरा एलिमेंट्री स्कूल का लाइफ शुरू हो ही गया, क्योंकि मैंने मिडिल और हाई स्कूल के मटेरियल्स को पहले ही स्टडी करना शुरू कर दिया था। इस वजह से एलिमेंट्री के जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे वो सारे मेरे सामने में कुछ भी नहीं थे। मेरा रियल गोल तो बस एक ही था कि एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग के टाइटल को मैं
मैं अनलॉक कर लूं। एक लेडी पता नहीं मिस मैंग है या फिर कोई और, वो रोते हुए कहने लगती है कि लिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, नेक्स्ट वीक लैंग्वेज कंपटीशन है, तुम्हें वहां पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। लिन बताता है कि जब भी मुझे मौका मिलता तब तब मैं किन को ट्यूशन दिया करता था। भले ही किन का दिमाग गॉड गिफ्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्वीट थी और पहले ही सेमेस्टर ने उसने पूरे क्लास में सेकंड रैंक हासिल कर लिया और नंबर 1 तो मैं ही था। लेकिन अपने टाइटल को जल्दी से जल्दी अनलॉक करने के लिए स्कूल के अंदर में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट थे मैंने सारे के सारे ज्वाइन किए और जितने भी रिकॉर्ड्स पहले थे उन सब को बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में हमारे सामने एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हमारे क्लास में अपेयर हुई। टीचर कहती है कि आज हमारे क्लास में नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, तो सारे लोग मिलकर उसका वेलकम करें। इस लड़की का नाम है बायसू। और लिन बताने लगता है कि इस लड़की की स्पेशल बात ये थी कि जब मैंने इसके बॉडी को सेंस किया तब मुझे इसके अंदर से कुछ भी ह्यूमंस जैसा महसूस नहीं हुआ। अब जैसे ही बाय क्लासरूम के अंदर में जाने लगती है, सारे के सारे बच्चे बाय को ही देखे जा रहे हैं और खुसफुसाते हुए हमारी किन लिन से बोलने लगती है कि लिन, इसके बालों का लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कि ये स्नो फ्लैक्स है विंटर का। लिन अपने मन में कहता है कि अभी अभी किन ने जो कहा उस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिस बात की परवाह कर रहा हूँ वो ये है कि आखिर ये बाय का ऑरा मुझे ह्यूमंस जैसा क्यों नजर नहीं आ रहा। क्या बाय कोई जेन फ्यूज्ड ह्यूमन है या फिर डायरेक्ट डिसेंडेंट है? जब से बाय यहाँ पर आई है तब से उसने किसी से कोई भी बातें नहीं की। जैसे ही क्लास एंड हो जाता वो अपने डेस्क पर ही सो जाती। रेयरली ही वो बाथरूम का भी इस्तेमाल करती, जैसे कि उसके अंदर में कोई मोशन ही नहीं। पहले तो सारे लोग उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा सारे लोगों की क्यूरियोसिटी गायब होने लगी। इसके बाद क्लासरूम जैसा पहले हुआ करता था दोबारा से वैसा ही हो गया और कुछ महीने के बाद ये शांति पूरी तरीके से तबाह हो गई। इस समय के दौरान बाय के बॉडी से अजीबोगरीब तरीके का लिक्विड निकलने लगा। किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है, लेकिन इसकी बदबू बहुत ही ज्यादा गंदी थी। बाय नींद से जाकर अंगड़ाई लेने लगती है और उसकी पीछे वाली लड़की अपने नाक को बंद करे हुए कहने लगती है कि सचमुच में इसके बॉडी से कितना ज्यादा स्मेल आ रहा है। लड़का कहता है कि ये लिक्विड तो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, ऐसा लगता है कि तुम किसी नाली से नहाकर निकली हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं काइंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पूरे बॉडी को साफ करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बोलकर अपने पूरे बॉटल का पानी बाय के ऊपर में उंडेल देता है। बेचारी बाय तो शॉक हो जाती है। बाय बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसका पूरा बॉडी भीग चुका है। बाकी के ये जो स्टूडेंट्स है वो बाय का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाकर उसके ऊपर में हंसने लगते हैं, लेकिन बाय बेचारी फूट फूट कर रो रही है यार। ये सब कुछ देखते हुए लिन अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। मुझे हमेशा से तो ये लग रहा था कि बाय का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, लेकिन वो रो क्यों रही है। और किन कहने लगती है कि लिन, बाय के साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, चलो हम जाकर उसकी मदद करते हैं। लिन हीरो की तरह आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अपने मन में बोलता है कि मुझे अब तक बाय के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चला, लेकिन शायद वो इतनी ज़रा डेंजरस नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। अभी अच्छा यही होगा कि एक वीक लड़की को बुली होने से बचाया जाए। और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है गुआन चुन। गुआन चुन तो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, घबराने लगता है और लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि जो वाटर तुमने बाय के डेस्क में फैलाया है जल्दी से इसे साफ करो। लिन के एक्सप्रेशन के बाद गुआन चुन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं जल्दी से इसे साफ कर देता हूँ। जल्दी जल्दी डेस्क को साफ करते हुए अपने मन में कहता है कि लिन के साथ में पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरे स्कूल में ब्रेन और ब्राउन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ तक कि 6th ग्रेड के लोग भी इससे टकराने में कतराते हैं। अच्छा यही होगा कि ये जो बोलता है मैं वैसा ही करूँ। लिन चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी अभी अभी बाय को बुली किया है सारे के सारे सामने आकर उससे माफी मांगो। बच्चे तो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग माफी मांगते हैं कि बाय हम लोग बहुत ही ज्यादा गलत थे, प्लीज हम लोगों को माफ कर दो, अगली बार से हम इस तरह की गलती दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। बाय कहती है कि लिन और किन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये लोग मुझे इस तरीके से ही बुली करते रहते। और किन उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि इन सब बातों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग क्लासमेट्स हैं तो एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही। अब लिन बताने लगता है कि इस दिन के बाद से बाय, किन और मैं तीनों ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। हम लोग एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा समय बिताया करते, हमारे पास अगर कुछ खाने को होता तो हम एक दूसरे से शेयर करके खाया करते। बाय पूछती है कि मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहती थी, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्मेल करती है, तो क्या तुम लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती? माफ करना, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम दोनों के ऊपर में ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन अब तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ वो लोग हमेशा मुझे अपने आप से दूर भगा देते थे। किसी
के साथ होने की खुशी ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। ये बिल्कुल मेरे लिए अनरियल समान है, एक सपने के जैसा। किन पीछे से कहती है कि ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है, ये रियलिटी है और हम तुम्हारे साथ में है। और बाय चौक कर किन को देखने लगती है। किन दोबारा से मुस्कुराते हुए बोलती है कि एक बार की बात है कि तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ में भी हुआ करता था, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं भगाने वाली। जब तक कि तुम चाहती हो हमारे साथ में रहना, हम दोनों ही हमेशा तुम्हारे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और इसमें कोई भी शक नहीं है। बाय तो सीधा जाकर किन को गले लगा लेती है, क्योंकि ये सचमुच में उसके लिए बहुत ही बड़े खुशी की बात है। उसका चेहरा में भले ही मायूसी तुम्हें दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो मन में बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसके भी अब दोस्त बन चुके हैं। बाय रोते हुए किन से कहती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों नहीं होते तो इस तरीके के एहसास को मैं कभी भी महसूस नहीं कर पाती। बाय अपने गले से एक नेकलेस निकालते हुए कहती है कि लिन और किन, तुम दोनों ने हमेशा मुझे अपने फूड को शेयर किया है, साथ में अपने फ्रेंड की तरह मुझे ट्रीट किया है, इसलिए मैं भी तुम दोनों को अपने तरफ से कुछ देना चाहती हूँ। यह है बीस्ट फैंग नेकलेस जो मुझे अपने लास्ट बर्थडे के टाइम में मेरी मदर के द्वारा मिला था, और अब मैं इन्हें तुम्हें देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों को ये पसंद आएगा, और इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि हम लोग हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। किन और लिन दोनों ही उस पेंडेंट को ले लेते हैं। अब किन चिल्लाती हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग अब हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे और हमारी दोस्ती को कोई भी नहीं तोड़ सकता। लिन बताता है कि किन को जैसे लगने लगा था कि अब हम तीनों की दोस्ती हमेशा जिंदगी भर बरकरार रहेगी, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। किन कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाय दोबारा से अपने स्कूल को ट्रांसफर कर रही है। लिन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने विड्रॉल पेपर को प्रोसेस करवा रही थी। सीन प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ दिखाया जाता है। मैकेनिकल आर्म वाला बंदा कहता है कि हमने आपको ट्रबल दिया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, सारे पेपर वर्क तैयार कर दिए गए हैं और जितने भी इसके रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अपने पेपर्स को लेते हुए बाय कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइड की तरफ से लिन इन सारी बातों को सुनते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि बाय की आइडेंटिटी सचमुच में सिंपल नहीं थी, और इस दिन के बाद से हम दोबारा कभी भी बाय से नहीं मिले। ऐसा था जैसे कि वो हमारे बचपन के समय में गुजरने वाली एक लड़की थी जो आकर चली गई हवा की तरह। बाय के जाने वाली बात के कंपैरिजन किया जाए तो नेक्स्ट जो हुआ उसने मेरा सारा अटेंशन ले लिया। मदर कहती है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं पूरे दिन से नॉवल की टाइपिंग कर रही थी, लेकिन चेन ने मेरी मसाज कर दी है जिस वजह से मेरे शोल्डर काफी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। चेन अपने मन में कहता है, इसके लिए तो मुझे अपने हेवनली गिफ्टेड रूट को थैंक यू बोलना चाहिए, जिस पर मैंने ऑलरेडी ही मास्टर हासिल कर लिया है और मेरी मसाज टेक्निक काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है और ये टेक्निक सचमुच में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ब्रेकिंग न्यूज बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। काइटो के प्रोडिजी ने दोबारा से कर दिखाया। 10 साल की उम्र में ही उसने सक्सेसफुली बीस्ट जेन से फ्यूज्ड कर लिया और हजारों के वजन को एक ही हाथ से उठा लिया। ये देखते हुए लिन अपने मन में कहता है कि उसने ऑलरेडी जेन फ्यूजन कर लिया। फादर बाहर निकलते हुए कहते हैं, इस लड़के का न्यूज दोबारा से आ रहा है, ये लड़का हमेशा कैमरा के बीचों बीच रहता है, क्या ये सारे लोग मिलकर इसे चीजों को बेचने वाला इन्फ्लुएंसर बनवाना चाहते हैं? वैसे भी उसकी फैमिली काइटो की 1000 ईयर मार्शल आर्ट की फैमिली है, तो शायद उनके पास में जेन फ्यूजन की एडवांस टेक्निक होगी। और मदर कहती है अगर होगी भी तो क्या वो लोग अपने बच्चे को टेस्ट सब्जेक्ट बना देंगे? फादर कहते हैं कि अपने क्लैन के लिए फैमिली के किसी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनके जीने का तरीका है, वरना ये लोग कैसे अपने आप को मार्शल आर्ट क्लैन बुलवाएंगे? मदर कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। लिन अपने मन में कहता है, काइटो प्रोडिजी जेन फ्यूजन से पहले अपने एक हाथ से सिर्फ 100 केजी के बैरबल को उठा सकता था, लेकिन जैसे ही इसका जेन फ्यूजन हो गया अब ये 500 केजी तक उठा सकता है, यानी कि इसका 5 गुना ताकत इंक्रीज हो गया है। लेकिन मैं सिर्फ 8 साल का हूं और बिना जेन फ्यूजन के मैं अभी अपने एक हाथ से 300 केजी तक का वेट उठा सकता हूं। और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से कंपैरिजन करने के बाद मेरा पोटेंशियल इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट न्यूज आने से पहले तक मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन बाद में जाकर मुझे ये बात समझ में आई कि डोमिनेट होने का डर कैसा होता है। न्यूज रिपोर्टर कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज, हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज है उन लोगों के ऊपर में बीस्ट अटैक हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पूरे कंट्री को उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। विटनेस और फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चला है कि ये अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि जायंट म्यूटेंट रैट्स हैं। एक जॉइंट म्यूटेंट रैट ने बहुत ही खूबसूरत और हॉट महिला को पकड़ लिया है, उसके मुंह से लार टपक रही है, वो अपने मुंह को खोले हुए उस महिला को खाने वाला है। लड़की बहुत बुरी तरीके से घबरा कर बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। लेकिन कोई भी इस लड़की की मदद नहीं
कर पाता और ये रैट उस लड़की को अपने नुकीलेदार दांतों से चबा चबा कर खा जाता है। उसके खून के छींटे तो उसके मुंह से निकल रहे हैं। बेचारी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। एक पुलिस ऑफिसर बताने लगता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोगों को ये बात कंफर्म हो गई है कि इन जॉइंट म्यूटेंट रैट के अटैक करने के पीछे एक बहुत ही पुरानी कल्ट है जो इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा नेशन हमारे सकूरा कंट्री की मदद करेगा इन कल्ट का खात्मा करने में। लिन बताता है कि ये सो कॉल्ड एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि गद्दारों के द्वारा क्रिएट किया गया है। प्रॉफिट पाने के लिए ये म्यूटेंट बीस्ट के तलवा चाटने वाले कुत्ते बन गए हैं और ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर में इस तरीके के अटैक्स को करते रहते हैं। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरा जो जन्म है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन में हुआ है। यहाँ पर का एनवायरनमेंट स्टेबल है जो मेरे सर्वाइविंग और ग्रो करने में मेरी काफी ज्यादा मदद करता है। बाहर की तरफ की आवाजों को सुनकर लिन उस ओर देखते हुए बोलता है कि ये तो विंडो के बाहर से सोनिक बूम का साउंड है। तेजी से विंडो के पास पहुंचकर पर्दे को जैसे ही हटाता है सामने में साइबॉर्ग्स उड़कर आगे की तरफ में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लिन अपने मन में कहता है कि आखिर इस समय में ये गवर्नमेंट के साइबॉर्ग उड़कर कहां पर जा रहे हैं। बस हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भी बुरा ना हुआ हो। सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लिन किन का इंतजार कर रहा था क्योंकि ये दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और फिर हमारा लिन किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। वो किन के बैंडेड को हाथ में पकड़े हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा ये दांत इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रहा है। किन बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी अभी अभी इसे नोटिस किया। किन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो दांत है वो किसी म्यूटेंट बीस्ट का हो। अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाय के बॉडी से मुझे नॉन ह्यूमन ऑरा क्यों महसूस होता था। शायद वो इस फैंग की वजह से ही था। पेंडेंट का ग्लो कुछ समय के लिए ही था इसलिए हम उसकी ज्यादा तहकीकात नहीं कर पाए। लास्ट नाइट इन सारे साइबॉर्ग्स का एक जगह इकट्ठा होना और ये अजीबोगरीब सा फैंग, इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ली और किन दोनों ही क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। खंबे पर टिकी हुई हमें एक बहुत ही खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी विमेन दिखाई देती है जो अपने हाथों में सिगरेट लिए हुए किन और लिन के क्रॉस करने के बाद कहती है कि तुम दोनों का पेयर तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे से वो लेडी कहने लगती है क्या तुम दोनों भाई बहन हो। किन और लिन दोनों ही पीछे मुड़कर इस लेडी को देखते हैं। किन तो इतनी सीधी सादी है कि उससे बातें करते हुए कहती है कि हम लोग सिबलिंग्स नहीं है, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। लेडी कहती है कि चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। काश मेरा भी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड होता। वैसे तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो लेकिन फिर भी अपने आप से ही स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। बेचारी हमारी सीधी सादी किन वो तो इसके सवालों का जवाब देने ही वाली थी लेकिन हमारा लिन उसके हाथों को पकड़कर बोलता है कि बहुत हो गई बकवास की बातें, अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्कूल जाना होगा, मेरे साथ चलो वरना हम और ज्यादा लेट हो जाएंगे। बोलकर वो किन के हाथों को पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो किन से कहता है कि ऐसे ही किसी अनजान लोगों से हमें बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए वरना हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और किन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। सीन स्कूल के बाद का दिखाया जाता है जहां पर किन लिन से बोलने लगती है कि लिन आज ये रास्ता इतना ज्यादा शांत क्यों है, मुझे थोड़ा सा क्रीपी महसूस हो रहा है। लिन बताता है कि अगले सप्ताह इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इसलिए आसपास में जितने भी रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्टिंग कर लिया है। हाई हिल पहने हुए सैंडल में एक लेडी आती हुई कहती है कि बच्चों फाइनली तुम लोग स्कूल से बाहर आ ही गए। और ये बड़े बड़े बुबरेमान वाली लेडी है वो फिर से कहने लगती है कि बॉस सैंग अब हम लोगों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाकर हम इन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। किन को पीछे करते हुए लिन अपने मन में कहता है कि ये लेडी दोबारा से हमारे सामने में आ गई है। मैंने जानबूझ के आज दूसरा रास्ता अपनाया था ताकि हम लोगों के रूट के बारे में किसी को भी पता न चले लेकिन ये हम लोगों को स्टॉक करते हुए हमारे पीछे ही आ गई। बुबरेमोन लेडी कहती है कि बच्चों मेरे घर में बहुत सारा खाना रखा हुआ है तो क्या तुम लोग उसे आकर खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगी भी। पीछे से ये जड़िया कहने लगता है कि बकवास की बातें बहुत हो गई, जल्दी से इन लोगों को बेहोश करके अपने साथ में ले चलते हैं। बोलकर तेजी की रफ्तार से अपने हाथों में नशीला रुमाल लिए हुए वो किन और लिन के तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि हम जल्दी से जाकर इन लोगों को सेल कर देंगे जिसके बाद हम लोगों को और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हमारा लिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है और फिर एक जबरदस्त फिस्ट की तैयारी के साथ वो इस जाड़िए के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक कर देता है जिस वजह से इस जाड़िए के मुंह से खून निकलने लगता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा लिन इतना ज्यादा पावरफुल अटैक उसके अगेंस्ट में कर सकता है। शायद ये नहीं जानता कि हमारा लिन एक हाथ से 300 केजी उठा सकता है, वो भी बिना जेन फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल किए। 300 केजी की ताकत के मार को खाने के बाद जाड़िया तो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। ये देखते हुए ये बुबरेमोन लेडी पूरी तरीके से शॉक
शॉक हो चुकी है, अपने मन में कहने लगती है इस जाड़ी को खून की उल्टी करता हुआ देखकर ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस बात का सेंस कैसे बन सकता है कि एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा एक अडल्ट को इतने जोर से मारे कि वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराए और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन लिन नहीं रुकता, वो तेजी से बुब्रेमॉन लेडी के सामने में आ चुका है। बुब्रेमॉन लेडी उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और लिन बिना देरी के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। बुब्रेमॉन लेडी का मुंह तो बहुत बुरी तरीके से चपटा हो गया है, उसके बुब्रेमॉन्स बहुत बुरी तरीके से हिलने लगे हैं, उसे बहुत ही जोर का झटका लगा है। अब लिन यहाँ पर मेरे टेक्निक को अपनाने वाला है, जहां पर जान पे बनाए तब उस वक्त जो हाथ लगे उठा लो और फिर उसका इस्तेमाल जैसे चाहे ऐसा करना शुरू करो। लिन अपने हाथों में ईंट या लकड़ी के टुकड़े को उठा लेता है और अपने मन में कहता है कि आसपास में कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए कोई भी विटनेस नहीं, तो मैं इन लोगों को अपने हाथ से ही खत्म कर सकता हूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लोग मेरी एबिलिटी के बारे में जाकर बाहर के लोगों को बता सकते हैं और इस वजह से मेरा सर्वाइविंग और स्ट्रॉन्गर ग्रो करने का प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ होता है। लिन दोबारा अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक से ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। हमें नुकीलेदार पंजे वाला एक बहुत ही भयंकर हाथ दिखाया जाता है और इसे देखते हुए लिन अपने मन में कहता है ये शायद जॉइंट म्यूटेंट रैट है। जॉइंट म्यूटेंट रैट बहुत ही जोर से रॉर करता है, लेकिन जाड़िया और बुब्रेमॉन लेडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये मॉन्स्टर सीधा पहुंच चुका है बुब्रेमॉन लेडी के पास अपने मुंह को खोले हुए, जिस बात का अंदाजा बुब्रेमॉन लेडी को बिल्कुल भी नहीं है। और एक ही झटके में अपने मुंह को बंद करके बुब्रेमॉन लेडी के आधे बॉडी यानी कि उसके बुब्रेमॉन्स को अपने पेट में निगल जाता है। बेचारी की बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत एक ही झटके में हो चुकी है। जॉइंट म्यूटेंट रैट अपने एक हाथ से बुब्रेमॉन लेडी के आधे शरीर को पकड़कर अपने मुंह में डाल देता है और दूसरे हाथ से जाड़िया को पकड़ लेता है। और ये सब कुछ देखते हुए हमारी किन बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो बोलती है कि लिन आखिर ये क्या चीज है। लिन तो बड़ी ही तेजी की रफ्तार से किन के तरफ आगे बढ़ रहा है और वो तेजी से हमारी किन को पकड़ने के बाद कहता है ये है जाइंट म्यूटेंट रैट, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो तेजी की रफ्तार से हमें इस जगह पर से भागना होगा। पता नहीं लिन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और हमें दिखाई जाती है एक साइबोर्ग लेडी जो उड़ते हुए तेजी की रफ्तार से जाइंट म्यूटेंट रैट के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ रही है और नीचे की तरफ से लिन किन को उठाए हुए तेजी की रफ्तार से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अब ये लेडी पहुंच जाती है जाइंट म्यूटेंट रैट के पास, जो कि इस जाड़िए और बुब्रेमॉन लेडी के ऑलरेडी मीट को खाना शुरू कर चुका है। लिन थोड़ी दूरी पर जाकर रुक कर देखता है और वो बोलता है ये तो साइबोर्ग है, ये तो सचमुच में बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गई। अब ये साइबोर्ग लेडी इस जॉइंट म्यूटेंट रैट को देखने लगती है, फिर वो अपने हाथों को मुट्ठी बना लेती है, वहां पर से चमकने लगता है सुनहरी रोशनी और वो बोलती है कि चलो अब तुम्हारे खात्मा करने का समय हो गया। इसका फिगर बहुत ही जबरदस्त है, ये भी एक बुब्रेमॉन लेडी है। साइबोर्ग लेडी अटैक के लिए तैयार होते हुए अपने हाथ को आगे कर देती है और कहती है एस्थेटिक स्मोक। साइबोर्ग लेडी के हाथों से छोटे छोटे मिसाइल्स निकलते हैं और तेजी की रफ्तार से इस जॉइंट म्यूटेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये जॉइंट म्यूटेंट रैट बहुत ही जोर से गुस्से में रॉर करता है और जैसे ही ये मिसाइल जॉइंट म्यूटेंट रैट से टकराते हैं हम लोगों को बहुत ही भारी भरकम धमाका दिखाई देता है। बूम बाम बूम बाम बूम बाम। इसका इम्पैक्ट बहुत ही कमाल का है। हमारे किन और लिन की भी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि हर तरफ हवा ही हवा इन लोगों को पीछे की तरफ में ढकेल रही है। यह है इम्पैक्ट इस मिसाइल का जो कि इस साइबोर्ग लेडी ने शूट किया था जॉइंट म्यूटेंट रैट के ऊपर। साइबोर्ग लेडी ने कंटिन्यूअसली मिसाइल से जॉइंट म्यूटेंट रैट के ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया है। जॉइंट म्यूटेंट रैट इस सारे मिसाइल्स का सामना करने के बाद गुस्से में बहुत जोर जोर से रॉर करने लगता है, लेकिन मिसाइल के अटैक की वजह से काफी ज्यादा बूम बाम इसके बॉडी में इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद जॉइंट म्यूटेंट रैट को दिन में तारे दिखाई दे चुके हैं। वो धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस होने लगता है। एक ही झटके में साइबोर्ग लेडी उसके गले पर अटैक करके जॉइंट म्यूटेंट रैट का यहीं पर ही खात्मा कर देती है। लिन अपने घर पर आ चुका है। टीवी देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस लड़की का रैंक मुझे हाई नहीं लगता। यहाँ तक कि पैरालिसिस टाइप एबिलिटी यूज करने के बावजूद भी इस जॉइंट म्यूटेंट रैट को हराने में उसे 7 मिनट का समय लग गया। लेकिन फिर भी ये जॉइंट म्यूटेंट रैट बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है। यहाँ तक कि अडल्ट जो है वो 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने कॉमन बायोलॉजिकल ग्रेड रैंक 5 तक पहुंचने के साथ अच्छी बात यह है कि कल के खतरे से मैं सही सलामत बचकर निकल पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना होगा। भले ही म्यूटेंट रैट हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो दोबारा से नॉर्मल हो गई। और कुछ ही समय की बात थी, मैं और किन दोनों ही अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अपने विशेष मांगने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में गिफ्ट
एक्सचेंज किया। इसके लिए मैं हेवनली रूट टैलेंट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैंने सेल्फ स्टडी करके एक रात में ही एक वुडन हेयर पिन किन के लिए बनाया। किन कहती है कि लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, ये सचमुच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। लिन बताता है कि पलक झपकते ही हमारे एलिमेंट्री स्कूल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और हम मिडिल स्कूल में एंटर कर गए। अचीवमेंट है कॉन्करर 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन, रिवॉर्ड मिलेगा बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक्ड, लॉ ऑफ द जंगल, टाइटल है किंडरगार्टन किंग अनलॉक्ड, एलिमेंट्री स्कूल बॉस अनलॉक्ड, जूनियर हाई टैलेंट जो लॉक्ड है। लिन कहता है कि बस ये सोचकर कि मेरा जूनियर हाई टैलेंट का टाइटल अनलॉक हो जाएगा मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। फाइनली मुझे लॉ ऑफ द जंगल का एट्रीब्यूट मिलेगा। छुट्टियों के दौरान हर दिन मैंने कड़ी ट्रेनिंग की ताकि टाइटल को अनलॉक करने के लिए मैं फास्टर तरीके से अपने स्ट्रेंथ को रेज कर सकूं। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने 1000 वेट पुशअप्स कर लिया है, वाइटलिटी पॉजिटिव 2000, आर्म स्ट्रेंथ पॉजिटिव 2000, चेस्ट स्ट्रेंथ पॉजिटिव 2000 और पुशअप्स प्रोफिशिएंसी है पॉजिटिव 1000। लिन कहता है कि फाइनली स्कूल शुरुआत होने से पहले मेरा बायोलॉजिकल ग्रेड ब्रेक थ्रू होकर कॉमन रैंक 3 में आ चुका है। लिन का स्टैटिक्स बताता है कि आपने 10 किलोमीटर स्पीड रन को कंप्लीट कर लिया है, आपका वाइटलिटी हो चुका है 4396, इंड्योरेंस हो चुका है 1000, कोऑर्डिनेशन हो चुका है 1000, रनिंग स्पीड हो चुका है 1000, रनिंग प्रोफिशिएंसी हो चुका है 1000 और इसके साथ ही आपका बायोलॉजिकल ग्रेड एडवांसमेंट हो चुका है कॉमन रैंक 3 पे। लिन कहता है कि मेरा स्टेट तो स्काई रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ चुका है, मेरा सिंगल आर्म 700 केजी का वेट उठा सकता है, मेरा वर्टिकल जंप 4 मीटर का है, 100 मीटर स्प्रिंट वो भी 6 सेकंड में मैं कर सकता हूं। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि काइटो प्रोडिजी कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आज का पूरा न्यूज इसी बंदे के बारे में भरा पड़ा है। न्यूज एंकर बताता है कि 14 साल की उम्र में ही काइटो प्रोडिजी ने जॉइंट आंट जेनिस के साथ में फ्यूज करके 200 केजी के अलॉय ब्लॉक को सिर्फ एक हाथ से उठा लिया। लिन मन में कहता है कि जॉइंट आंट जेनिस तुम्हारे स्ट्रेंथ को 4 से 8 गुना बूस्ट कर सकता है, अगर मैं उसकी ताकत को 4 गुना लेकर भी चलूं तो वो सिर्फ 400 केजी तक ही उठा सकता है रियलिटी में, और उसके कंपेयर के मुकाबले में मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं क्योंकि मैं 700 केजी तक का वेट उठा सकता हूं। भविष्य में कभी अगर मेरा जेन फ्यूजन हुआ तो मेरा स्ट्रेंथ तो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा और उस दिन का मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मेरा मिडिल स्कूल लाइफ ऑफिशियली अब शुरू हो गया क्योंकि मैं एलिमेंट्री क्लास में अपने सिटी का टॉप स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए हर जगह के स्कूल के प्रिंसिपल्स मुझे रिक्रूट करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन आखिरकार मैंने सेनहाई मिडिल स्कूल के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, सिर्फ इस कंडीशन में कि किन भी मेरे साथ सेम स्कूल के सेम क्लास में जाएगी। रजिस्ट्रेशन वाले दिन प्रिंसिपल और होम रूम टीचर पर्सनली मुझे वेलकम करने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्कूल के लिए ग्लोरी को जीतूं। कुछ प्यारे प्यारे बातों के बाद मैंने एक्सक्यूज ढूंढ लिया कि इनसे अपना पीछा छुड़ा सकूं। इस स्कूल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो स्कूल शुरू होने से पहले मैंने और किन ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर बैडमिंटन खेलेंगे। किन कहती है कि चलो लिन अब गेम शुरू करने का समय हो गया, ये लो मेरा फेरी कर्व शॉट। लेकिन किन के शॉट को एक बंदा अपने हाथों से ही रोक लेता है यार, ये है एक बुली बंदा जो कहने लगता है कि तुम दोनों शायद यहाँ पर न्यू हो इसलिए नहीं जानते कि ये पूरा कोर्ट हम लोगों को बिलोंग करता है। अब ये जो चमचे हैं वो किन के साथ में थोड़ी बदतमीजी से बातें करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें खेलना नहीं आता है तो हम तुम्हें खिलाने के लिए तैयार हैं, और किन बोलने लगती है कि रूल्स होता है, हम पहले आए हैं तो हम लोगों का यहाँ खेलने का हक पहले बनता है। लिन सीरियस होकर कहता है कि तुम लोग उससे जितना दूर रहो ना तो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्या तुम लोग भूल गए हो जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो मुझे अब तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या मेरी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई। बुली बॉय कहता है कि आखिर किसने कहा कि ये सब कुछ रूल यहाँ पर चलेगा, अगर एम्परर खुद यहाँ पर आ भी जाए ना तो भी इस कोर्ट को हमसे नहीं ले सकता। लिन अपने पास से कॉक को निकाल कर उछाल देता है और उसे मारते हुए कहता है कि मेरी बात को तुम लोग गौर से सुनो, अब से जो मैं कहूंगा वही वो यहाँ का रूल बन जाएगा, और बहुत ही पावरफुल एक शॉट लगा देता है यार। ये रॉकेट बड़ी ही तेजी की रफ्तार से मिसाइल के जैसा आगे की ओर में बढ़ता है यार, सीधा इस बुली के बैडमिंटन और टोपी को चीरता हुआ पीछे की तरफ में जा चुका है। ये बुली बॉय तो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि इस तरीके के अटैक का सामना आज से पहले इसने कभी भी नहीं किया था। बेचारे का मुंह अगर इसके अटैक के रेंज में आ जाता ना तो सोच लो इसके मुंह का क्या हाल होता। उसके साथ ही यार वो खुद बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, क्या ये सचमुच में कोई ह्यूमन है। यार दूसरा बंदा कहने लगता है क्या ये कोई जेन फ्यूज्ड फाइटर है, नहीं ये तो भी बहुत ज़्यादा जवान है। तीसरा लड़का बोलता है कि इसका स्ट्राइक बस मिस हो गया वरना बॉस तो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुके होते। तीनों ही एक साथ कहते हैं कि हम माफी चाहते हैं, आपका रूल्स को ही अब हम फॉलो करेंगे, तो अभी के लिए हम इस जगह पर चलते हैं क्योंकि आप पहले आए थे, आपको खेलने का हक पहले बनता है। बड़े ही तेजी की रफ्तार से दुम दबाकर इस जगह पर से 9-2-11 हो जाते हैं तीनों। लिन बताता है कि इस इवेंट के बाद बातें बहुत ही जल्दी फैल गई, पूरे मिडिल स्कूल में कोई भी हम
हम लोगों को बुली करने के लिए दोबारा नहीं आया। जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूँ, अपने कोर्स वर्क को मैंने बहुत ही पहले कंप्लीट कर दिया था। क्लासरूम में ज्यादातर मैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर बुक्स को ही पढ़ना पसंद करता था। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद मैं रात के समय में ऑनलाइन स्टडी करके कई स्किल्स के बारे में सीखता। हेवनली रूट टैलेंट की मदद से मैंने कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग, वाइल्डरनेस सर्वाइवल और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सबको सीख लिया। सिर्फ जूनियर हाई टैलेंट के टाइटल को जल्दी से पाने के लिए मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके सारे कॉम्पिटिशन्स को जीत लिया। मेरे पास ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, उनका तो भंडार था मेरे पास। और जैसे ही मैं लोगों के बीच में फेमस होने लगा, मुझे बाकी लड़कियों से लव लेटर्स आने लगे और उनकी संख्या सचमुच में बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन मेरा इन सारे लोगों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो अपने खाली समय में सिर्फ किन को पढ़ाया करता। इसके अलावा मेरा दूसरा फोकस सिर्फ आने वाले स्कूल के बाकी स्पोर्ट्स कंपटीशन में ही था, क्योंकि वही मेरे जूनियर हाई टैलेंट टाइटल को अनलॉक करने में मेरी मदद कर सकता है। इस बार मैंने शॉर्ट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग पे ही पार्टिसिपेट किया। यही तीनों स्पोर्ट्स है जो कि स्ट्रेंथ, जंपिंग पावर और स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुमने इन तीनों पर कॉन्करर हासिल कर लिया तो तुम पूरे स्पोर्ट्स को डोमिनेट कर सकते हो। किसी भी स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्लेस हासिल करना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन अचानक से मैंने अपने बॉडी के अंदर में अपने पावर को अवेकन होता हुआ महसूस किया। तो अब लिन का जूनियर हाई टैलेंट टाइटल अनलॉक हो चुका है। फलना बातें बताने के बाद वो कहता है कि तुमने कॉन्करर 9 इयर्स ऑफ कंपलसरी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है। न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक्ड है, लॉ ऑफ द जंगल। और लिन कहता है कि फाइनली अभी ये टाइटल मेरा हो ही गया। नोटिफिकेशन का टाइटल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आपका जो लाइफ एसेंस है वो सारे क्रिएशन से ऊपर है। आप दूसरे बींग्स के एसेंस को एज अ फ्यूल के तौर पर खाकर अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। लिन अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये लाइफ एसेंस कहने का मतलब क्या है। किन पीछे से कहती है कि लिन रुको मेरे लिए। पहले अपने मन में कहता है कि मैं सारी चीजें समझ गया, और किन से कहता है कि किन क्या तुम मुझे अपना बीस्ट फैंग दिखा सकती हो। किन बिना सवाल जवाब किए अपने पेंडेंट को लिन को दे देती है। और लिन जैसे ही उसे अपने हाथ में पकड़ता है उसकी आंखें ही खुल जाती है। उसके सामने में एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है। एबेसल बटरफ्लाई बेस्टरी 1%, प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाएगा जब ये फुल होगा। जब आप एबेसल बटरफ्लाई के लाइफ एसेंस को डिवोर करेंगे तब आप इवॉल्व होंगे और इसके स्किल, एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज के कुछ पार्ट्स मिलेंगे। लिन के पीछे में हम लोगों को एबेसल बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हो सकता है कि ये कोई एंशियंट टाइप का बीस्ट हो, बहुत ही पावरफुल होगा। लिन अपने मन में कहता है कि ये तो एक बटरफ्लाई का दांत था। अब जबकि हमें इस बीस्ट का नाम पता चल गया है तो चलो ऑनलाइन में इसके बारे में सर्च करते हैं। लेकिन इस तरीके की क्रीचर के बारे में ऑनलाइन में तो कोई भी नामो निशान तक नहीं है यार। लिन कहता है कि यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। लगता है मुझे और भी इस बीस्ट के बारे में जानने की जरूरत है। मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो फिगर आउट अपने आप से ही करना होगा। और अपने बैग से दूसरा पेंडेंट निकाल लेता है जो कि हमारी बाय ने हमारे लिन को भी दिया था। वो बोलता है कि फाइनली ये मुझे मिल गया। लिन इस दूसरे दांत को भी डिवोर करने लगता है। नोटिफिकेशन अपीयर होकर कहता है कि आपने एबेसल बटरफ्लाई के ट्रेसेस को डिवोर किया है। लाइफ एसेंस एबेसल बटरफ्लाई बेस्टरी 2% इंक्रीज हो गया। लिन कहता है क्या बस 2%? मेरे ख्याल से इस बोन के अंदर में ज्यादा एसेंस नहीं था। इसे पूरी तरीके से अनलॉक करने का मुझे कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है। लिन ने साइकिल ले लिया है क्योंकि वो इससे अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता है। और साथ में कभी जॉइंट म्यूटेंट रेड जैसे मॉन्स्टर अगर उसके सामने में अपेयर हो जाते हैं तो इसकी मदद से वो हमारे किन की सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है। तभी पीछे की तरफ से एक आवाज लिन को पुकारती है और लिन अपने साइकिल का ब्रेक मारकर वहीं पर रुक जाता है। और ये है मार्शल आर्ट टीम के टीचर, इनका नाम है गुओ। टीचर गुओ कहते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस स्कूल गेम्स में बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे मार्शल आर्ट टीम को ज्वाइन करो। टीचर गुओ तो लिन को बहुत बुरी तरीके से इंसिस्ट करते हैं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते और किसी तरीके से उससे एक्सेप्ट करवा कर वो इस जगह पर से निकल जाते हैं। बेचारे लिन को तो ये आंधी के समान लगा जो आके निकल भी गया। बेचारा लिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। सनसेट का समय दिखाया जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर कोई पेंटर होता तो इसका पेंटिंग जरूर करता। ओ माय गॉड, ये तो ऑलरेडी एक स्केच है यार। बेचारा लिन अपने एसेंस को डिवोर करने वाली एबिलिटी को जांचने के लिए मच्छर, मक्खी, कॉकरोच सारे लोगों को मारकर उनके एसेंस को डिवोर करने की कोशिश करता है। लेकिन इन लोगों के पास इतना ज्यादा एसेंस नहीं रहता कि वो उनके एसेंस को डिवोर कर सके। तो अगर एसेंस डिवोर करना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के एसेंस को ही डिवोर किया जा सकता है। लिन अपने फोन को उठा लेता है, साइकिल पर अपना पैडल मारते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है किन को लेकर और अपने मन में कहने लगता है अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मुझे सुपरमार्केट में जाना होगा जहां पर बीस्ट का मीट सेल किया जाता है। लिन और किन पहुंच चुके हैं डाउनटाउन मार्केट की तरफ। लिन अपने मन में कहता है कि माना यहाँ बहुत सारे बीस्ट के मीट रखे गए हैं लेकिन इनकी पैकेजिंग की गई है जिस वजह से मैं इनके एसेंस को डिवोर नहीं कर सकता। अगर मुझे इन बीस्ट के एसेंस को डिवोर
करना है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत है। तभी एक आवाज आती है, फ्रेश कट बीस्ट मीट, जल्दी से यहाँ पर आइए और ले जाइए। लिन का ध्यान उस ओर चला गया है। मन में कहता है कि परफेक्ट, यही तो मुझे चाहिए था, एक बुचर खाना जहाँ पर फ्रेश मीट काटा गया हो। लिन खुश होकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि किन तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी से उस बीस्ट के मीट को टच करके आता हूँ। बेचारी किन कंफ्यूज हो जाती है और मन में कहता है कि जरूर किन कंफ्यूज हो गई होगी मेरी बातों से, लेकिन मैं तो जल्दी से जल्दी सारी चीजों को कंफर्म करना चाहता हूँ। अभी उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला और तेजी से उस फ्रेश कटे हुए मीट के पास में पहुंच जाता है। कांपते हाथों से बीस्ट मीट को टच करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, तो चलो अब सच्चाई मेरे सामने में आ जाएगी। अब जैसे ही बीस्ट मीट को टच करता है उसके पास से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अपने मन में कहने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इस बीस्ट मीट के अंदर में बहुत ही भारी मात्रा में स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस है। लिन तो पागलों की तरह हंसने लगता है और ये सब कुछ देखते हुए किन परेशान होकर बोलती है, क्या लिन ठीक है? आखिर एक मीट को टच करने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो गया और इस तरीके से हरकतें कर रहा है? किन कतराते हुए लिन से कहती है कि लिन आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये तुम्हें नॉर्मल मीट के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है? किन कहने लगता है कि ये तो बस एक फ्रेश मीट था, क्या तुम इसे टच करना चाहती हो? और किन बोलने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने टच कर लिया ना, इतना ही सफिशिएंट है, मेरी टच करने की कोई जरूरत नहीं। लिन पीछे मुड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब जबकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम कुछ और ग्रोसरीज को भी ले लें। बेचारी किन तो कंफ्यूज है कि आखिर लिन ये कैसी हरकतें कर रहा है। लिन अपने मन में कहता है कि किन अभी थोड़ी सी सरप्राइज है, लेकिन ये जो बीस्ट मीट है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, यहाँ तक कि सबसे सस्ता गोश्त स्क्वाड भी 1000 रुपए का आता है। और किन से कहता है कि चलो हम इस गोश्त स्क्विड को बाय कर लेते हैं। किन परेशान होकर कहती है कि लिन ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, आंट वांग को हमें पहले पूछना चाहिए। किन के सर पर हाथ फेरते हुए लिन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे ऑलरेडी एक्स्ट्रा कुछ चीजों को बाय करने के लिए बोल दिया था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मदर कहने लगती है कि अब जबकि हम लोग बीस्ट मीट को बाय कर ही रहे हैं तो तुम कुछ एक्स्ट्रा लेकर आना ताकि हम लोग किन को भी ट्रीट कर सकें। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भिजवा दिए हैं। लिन कहता है कि इस बीस्ट मीट को हम दोनों फैमिलीज के लिए मॉम तैयार करना चाहती है खाने के लिए, और अपने मन में कहता है कि इसे बाय करने का मेरा दूसरा रीजन ये है कि मुझे डर है कि अगर डायरेक्टली मैं इसके एसेंस को अब्सॉर्ब करूं तो कहीं ये मेरे लिए नुकसान ना पैदा कर दे। मानता हूं कि ये सारी चीजों को मैं बस गेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे सब तरीके से इसे टेस्ट करके देखना ही होगा। किन और लिन सारी चीजों को बाय करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं। लिन अपने मन में कहता है कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, पता नहीं अब दूसरी बार मुझे इसे बाय करने का मौका कब मिलेगा। लिन और किन दोनों ही साइकिल पर सवार होकर सुनसान रास्ते से तेजी की रफ्तार से घर की ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा लिन जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो अपने हाथ से उस गोश्त मीट को टच करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है, मैं अब बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहा, मैं सारी सच्चाई को अपनी आंखों के सामने में देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो इस गोश्त मीट को टच करता है वहां पर से लाइफ एसेंस निकलने लगता है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि आपने गोश्त स्क्विड के लाइफ एसेंस के ट्रेस को डिवोर कर लिया है। ये सीन बहुत ही कमाल का है। गोश्त स्क्विड के जो लाइफ एसेंस का एनर्जी है वो हमारे लिन के बॉडी में दौड़ने लगता है और एक ही झटके में इस गोश्त स्क्विड का रियल फॉर्म हमें नजर आता है। नोटिफिकेशन कहता है गोश्त स्क्विड बेस्टरी 0.1% कंप्लीट। सचमुच में ये गोश्त स्क्विड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जब इसका पूरा कंप्लीट 100% हो जाएगा उस वक्त इसकी कुछ एबिलिटी हमारे लिन को मिल जाएगी। वो सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। अब लिन अपने मन में कहता है कि मैंने सिर्फ इस गोश्त शैडो स्क्विड के कुछ पार्ट को ही डिवोर किया था, जिस वजह से गाइड बुक का 0.1% ही अनलॉक हुआ, और अगर मुझे इसे 100% तक पहुंचाना है तो 100 जीन्स तक मुझे डिवोर करना होगा, जिसका लागत कम से कम 1 लाख रुपए है। गोश्त शैडो स्क्विड की एबिलिटी है कि वो पानी के अंदर में गायब हो जाता है। अगर ये एबिलिटी मुझे मिल जाती है तो 1 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च करना बिल्कुल भी वर्थ इट होगा। और वैसे भी ये सबसे सस्ता मीट है जो मैं अपने लिए बाय कर सकता हूँ। चलो अब ये बात तो तय हो गई है। अब मुझे नेक्स्ट ये फिगर आउट करना है कि आखिर मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि ये रकम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं अपने फैमिली से भी नहीं मांग सकता। लेकिन फिलहाल अभी भी मेरे पास उसका मीट रखा हुआ है। अगर मैं उसके लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब करता हूँ तो क्या ये पूरी तरीके से खराब हो सकता है? चलो इसके लाइफ एसेंस को दोबारा से अब्सॉर्ब करके देखते हैं कि आखिर ये खराब होता है या नहीं। यार जैसे ही उसे टच करके दोबारा से उसके लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है, उस गोश्त शैडो स्क्विड का जो प्रोग्रेस है वो 3% तक कंप्लीट हो जाता है। ये देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि मैंने इसके लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब कर दिया है, लेकिन ये मीट अभी भी खराब नहीं हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी सामने में किन को कुछ दिखाई देता है। वो लिन से कहती है कि लिन सावधान रहो, सामने में लोग हैं। और लिन फटाक से ब्रेक को मार देता है। बेचारे 2 कपल्स थे शायद, उन दोनों को हमारे लिन ने 2 भागों में बांट दिया है। और लिन कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ध्यान सामने की तरफ में नहीं था, इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं देखा। लिन अपने मन में सोच ही
रहा था कि लाइफ एसेंस को ऑब्जॉर्व करने के चक्कर में उसका ध्यान भटक गया था। किन सामने की तरफ में देखते हुए बताती है कि लिन सामने की तरफ में देखो, वहां पर भी कुछ हो रहा है। और वो लेडी जो उस बंदे के कब्जे में है वो हमारी टीचर साओमी है। इस आदमी ने टीचर साओमी को हॉस्टेस बना के रखा हुआ है। वो कहता है कि मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस लेडी को यहीं पर जान से मार दूंगा। टीचर साओमी बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है। पुलिस वाला कहता है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, तो तुम सरेंडर कर लोगे तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा। और अपने साथी से कहता है कि सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा स्किल है, क्योंकि उसने हॉस्टेज को शील्ड की तरह सामने में रखा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर तुम अपना एम को चूक जाते हो तो हॉस्टेज को भी गोली लग सकती है यार, ये बंदा कहता है। लेकिन अगर हम लोगों ने और ज्यादा डिले किया तो हॉस्टेज और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। कैप्टन, क्यों ना हम इन लोगों के ऊपर में स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करें। कैप्टन कहता है कि नहीं, हम स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक इसका इफेक्ट होगा उस पर, उससे पहले ही वो हॉस्टेज के ऊपर में अटैक कर देगा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी एक बंदा अपने हाथों से पत्थर को उठा लेता है और बहुत ही जोर से फेंकता है और ये पत्थर एक बुलेट की रफ्तार से कैप्टन और उसके सोल्जर साथी को पार करता हुआ तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और सीधा जाकर इस बंदे के हाथ पर रखता है, जिस वजह से इस बंदे को बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है। वो दर्द में बहुत जोर से चीखता है। उसके हाथ से नाइफ और ये हमारी टीचर साओमी दोनों ही छूट चुके हैं। अब बाकी सोल्जर्स को मौका मिल चुका है। कैप्टन कहता है कि जल्दी से जाओ, ये बिल्कुल ही राइट समय है। सारे के सारे सोल्जर तेजी की रफ्तार से अब उस बंदे के तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेडी ऑफिसर जाकर हमारी टीचर साओमी को संभालती है। बाकी के जो दो ऑफिसर्स है वो इस बंदे को पकड़कर हथकड़ी लगाने लगते हैं। किन लिन से कहती है कि लिन, तुमने इस पत्थर से अटैक किया था। लिन कहता है कि तुम शांत रहो, अब हम लोगों को यहाँ पर से जाना होगा। अब जैसे ही लिन और किन दोनों इस जगह पर से जाने लगते हैं, पीछे की तरफ से कैप्टन चिल्लाकर बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम ही ने इस पत्थर को फेंका था। हमारे लिन और किन के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं यार। साइड से मुड़ते हुए लिन कहने लगता है कि नहीं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं था, मैं ऐसे काम को करता ही नहीं। लिन किन के हाथों को पकड़कर बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में भागने लगता है। कैप्टन पीछे से बोलता है ये तो बड़ी ही वियर्ड वाली बात है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उस काम के लिए वो एडमिट क्यों नहीं कर रहा है। वैसे भी इस ब्रेवरी के लिए उसे रिवॉर्ड मिलने वाला था, तो क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था। रिवॉर्ड के नाम को सुनने के बाद लिन के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। वो वहीं पर ही रुक जाता है और बड़े ही तेजी से हमारे कैप्टन के सामने में आकर बोलता है कि मैं था जिसने उस पत्थर को उस बंदे के हाथों में मारा था। और ये सब कुछ देखते हुए कैप्टन बेचारा शॉक हो जाता है कि हमारा लिन गिरीड की तरह कैसे रंग बदल कर आ गया है उसके सामने। और अपने मन में कहता है कि मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे सचमुच में ये पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। पीछे की तरफ से किन बेचारी भाग कर आते हुए कहती है कि लिन, आखिर तुम भाग कर वापस क्यों चले गए, मेरे लिए रुको। कैप्टन कहता है कि मेरे साथ चलो और रिपोर्ट बनाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे लिए रिवॉर्ड के लिए अप्लाई कर दूंगा। लिन और किन ने दोनों ही अपने पेरेंट्स को इन सारी वारदातों के बारे में बता दिया है और उन लोगों को द ब्रेव वन का रिवॉर्ड भी मिलने वाला है इस बारे में भी। और ये लोग इस बात को अज्यूम कर ही रहे थे कि अब कुछ गलत नहीं होने वाला। तभी अचानक से इस बंदे के साथ में कुछ म्यूटेशन जैसा होने लगा है, जैसे कि इसके बॉडी से बाल निकलने लगे हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगा है और फिर इसके कपड़े बहुत बुरी तरीके से फट जाते हैं और ये एक रैट बीस्ट में तब्दील हो चुका है। ये देखते हुए ऑफिसर्स कहने लगते हैं कि देखो, ये तो एक हेरिटिक है, इसके पास से म्यूटेशन का साइन दिखाई दे रहा है। अब ये एक जाइंट म्यूटेंट रैट में तब्दील हो रहा है। यह म्यूटेंट रैट एक लेडी ऑफिसर के ऊपर में अटैक करके उसे जमीन पर धराशाही कर देता है। कैप्टन कहने लगता है कि सारे सिक्योरिटी फोर्स ओपन फायर करो इस म्यूटेंट रैट के ऊपर में, लेकिन ध्यान रखना कि सिविलियंस को कुछ भी नुकसान ना हो। और हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करता है कि जॉइंट म्यूटेंट रैट जियांगबे वेस्ट रोड पार्क में अपेयर हुआ है। प्राइमरी एनालिसिस से ये पता चला है कि ये हेरिटिक्स रैट किंग के जेन के साथ में फ्यूज हुआ है। हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, जल्दी से बैकअप को भेजिए। सारे ऑफिसर्स इसके ऊपर में ओपन फायर करने लगते हैं। इससे जॉइंट म्यूटेंट रैट ने अपने मुंह में एक ऑफिसर को भी दबोच के रखा है। लेकिन लिन एक हाथ में तो हमारी टीचर साओमी के कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथों में किन के कमर को पकड़ता है और बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है रुकने के लिए। और तेजी से इन दोनों को उठाकर इस जगह पर से भागते हुए बोलता है कि मैं माफी चाहता हूं तुम दोनों से, हमें हर हालत में इस जगह से एस्केप करना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भगवान का लाख लाख शुक्र है
कि वो हम लोगों को चेस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें जल्द से जल्द इस जगह पर से दूर जाना होगा। अब लिन के ऊपर में एक लेडी हमें दिखाई देती है जो तेजी की रफ्तार से उस जॉइंट म्यूटेंट रैट का सामना करने के लिए आगे बढ़ रही है। यार ये देखते हुए हमारा लिन कहता है कि आखिर अब ये क्या था। साइबोर्ग लेडी तेजी से आकर जॉइंट म्यूटेंट रैट के ऊपर अपने पैरों से एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक कर देती है। यार ये जॉइंट म्यूटेंट रैट इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और घसीटा मारते हुए पीछे के तरफ में चला जाता है। साइबोर्ग लेडी अपने कवच में से बुब्रेमॉन पार्ट का बुब्रेमॉन कवच निकालती हुए बोलती है लेजर कैनन चार्जिंग फायर, और बैंगनी कलर का लेजर इस जॉइंट म्यूटेंट रैट के तरफ में तेजी से जाता है और उसके ऊपर में अटैक कर देता है। ये जॉइंट म्यूटेंट रैट बहुत ही जोर से दर्द में चीखता चिल्लाता रह जाता है और कुछ ही पल में राख में तब्दील हो जाता है। ये देखने के बाद लिन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था। फिर अपने मन को शांत करके कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस लेजर बीम का अटैक या फिर उस जॉइंट म्यूटेंट रैट का अटैक मेरे बाइक पर बिल्कुल भी नहीं लगा, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। टीचर सौमी कहती है कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों की जान बच गई, और किन कहती है कि हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। अब लिन की नजर किसी पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि रुको, मेरा बीस्ट मीट, उसकी हालत तो पूरी तरीके से खराब हो गई। लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब करने के साइड इफेक्ट तो जरूर है। अब मुझे एक एक्सक्यूज ढूंढना होगा कि आखिर ये मीट किस तरीके से बर्बाद हुआ। अब शायद पूरा का पूरा ब्लेम मुझे इस गरीब हेरिटिक यानी कि जॉइंट म्यूटेंट रैट के ऊपर में डालना है। स्क्विड के टेल को जमीन पर जोर से पटकते हुए बोलता है कि ये सारा फॉल्ट इस हेरिटिक का है, क्योंकि साइबोर्ग का इतना जबरदस्त अटैक था कि मेरा मीट पूरी तरीके से रोस्ट होकर बर्बाद हो गया। किन कहती है कि लिन कोई बात नहीं, हमारी जान बच गई, अभी यही मैटर करता है। टीचर सौमी किन लिन को अब पुलिस वैन में बैठाया जा रहा है। यार जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, इस हेरिटिक की जो जली हुई बॉडी है वो उन लोगों के सामने में रखी गई है, और उसे देखने के बाद लिन को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि चलो क्यों ना इस कॉर्पस को भी डिवोर करके देखा जाए। इससे मुझे ये बात ही पता चल जाएगी कि ताजा ताजा मरे हेरिटिक्स के कॉर्पस के लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं कितने रैट किंग के जेन को डिवोर कर सकता हूँ। अपने हाथों को आगे बढ़ाकर इस कॉर्पस के बॉडी को टच करता है। रेड कलर की लाइफ एसेंस रिलीज होती हुई हमें दिखाई देती है। नोटिफिकेशन आकर कहता है कि आपने जॉइंट म्यूटेंट रैट के लाइफ एसेंस के ट्रेस को डिवोर किया है। जॉइंट म्यूटेंट रैट गाइड बुक 5% इंक्रीज हुआ, और अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं जितना ज्यादा फ्रेश मीट को अब्सॉर्ब करूंगा उसका लाइफ एसेंस उतना भारी मात्रा में होगा। ऑफिसर कहता है कि बच्चे आराम से बैठो, यहाँ वहां पर मूव मत करो। आर्लिन अचानक से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझिए सर, मैं काफी देर से बैठा हुआ था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ गई। लिन अपने मन में कहता है कि बिंग यानी कि इस ऑफिसर का नाम है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी कैप्टन की तो उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है। कैप्टन कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ब्रेवरी रिवॉर्ड के लिए अपील कर दिया है, लेकिन मुझे तुम एक बात सच सच बताओ कि आखिर इतने दूरी से तुमने उस बंदे के हाथों पर कैसे अटैक कर दिया। तुम अभी मिडिल स्कूल के बच्चे हो और मेरे लिए इस बात पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है यार। लिन कहता है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं अपने राइट हैंड से काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया करता हूँ। लिन की बातों को सुनकर कैप्टन के पास में कोई दूसरा सवाल ही नहीं है यार। लिन मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते। तभी किन मदर को लेकर आते हुए बोलती है कि केन देखो आंटी यहाँ पर आ चुकी है हमें घर ले जाने के लिए। लिन पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है कि मॉम आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। वैसे भी किन और मैं तो दोनों अपने आप से ही घर वापस आने ही वाले थे, लेकिन माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है। वो सीधा जाकर लिन को गले लगाकर रोते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो, मैं तो पूरी तरीके से डर ही गई थी यार। लिन कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब मुझे ब्रेवरी का भी रिवॉर्ड मिलने वाला है। मदर कहती है कि लिन तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें आगे इस तरीके का खतरा दिखाई देगा तो तुम सबसे पहले जाकर कहीं पर छुप जाओगे, क्योंकि तुम्हें सेफ रहना सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें सेफ ग्रो करता हुआ देखना चाहती हूँ। लिन कहता है अपनी मदर को ले जाते हुए कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करूंगा। और कैप्टन इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। और फिर हम कुछ ऑफिसर लेडी को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी बोलने लगती है रेड गॉड कल्ट दिन ब दिन और भी ज्यादा एक्टिवेट होता जा रहा है। दूसरी लेडी कहती है इनका जो मेन टारगेट है वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है जो लीगली जेन फ्यूजन क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन नहीं कर पाते। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक लिबरल आर्ट स्टूडेंट है जिसका इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया। हम लोगों को हर हालत में रेड गॉड कल्ट के कमीनों को पूरी तरीके से वाइप्ड आउट करना ही होगा, लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करना हुआ, ना कि रूट को। हमें सीधे रेड किंग को खत्म करना होगा, जिसके बाद सारी चीजें अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी।
लिन के दिमाग में रैट किंग की बात आ चुकी है। वो फोन में सर्च करते हुए मन में कहता है कि रेड गॉड कल्ट के बारे में ऑनलाइन बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है। कल्ट का जो मेन बेस है वो सनहाई सिटी में मौजूद है। इसके मेंबर समाज से बाहर कर दिए गए लोग हैं और इनकी एक्टिविटी इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। सारी चीजों को सोचने के बाद अब मुझे लगता है कि ये जो रैट किंग है ना, वो अपने हायर लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना चाहता है और अपने फॉलोवर्स को वो फोर्स कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इवोल्यूशन मटेरियल्स को गैदर कर सके। इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ये बात तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि रैट किंग ने अपने सोचने समझने की क्षमता को पहले ही डेवलप कर लिया था। लिन विंडो के बाहर जैसे ही देखता है वहां पर उसे एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है यार। लिन अपने मन में कहता है कि ये एक जॉइंट रैट है और ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ये भी रैट किंग से रिलेट करता है? चलो छोड़ो इन बातों को। इन सब को सोचते सोचते मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। लेकिन एक मिनट रुको, आखिर ये किन इतनी ज्यादा शांत क्यों बैठी हुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है? यार लिन अपने मन में बताने लगता है कि जब भी किन नर्वस होती है या फिर वो घबरा जाती है, वो होल्ड नहीं कर पाती और अपने बेड को गीला कर देती है। उसका बचपन से ऐसा ही आदत है। लेकिन हमेशा से मुझे ये बात फील होती आई है कि ये किसी अननोन पॉलिटिशियन से इसका कुछ लिंक है। और दूसरी तरफ इस रैट ने उस कैट को बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया है और कचरे के कूड़े में खाना ढूंढने जा चुका है। अब सीन मदर की तरफ दिखाया जाता है जो शौक में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या मीट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया? लिन सर खुजाते हुए कहता है कि उस वक्त इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, इस वक्त मैंने मीट की परवाह नहीं किया और उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। मदर गहरी सी सांस लेकर कहती है कि भूल जाओ इन बातों को, अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो, सबसे ज्यादा यही मायने करता है, हम किसी और टाइम मीट खा लेंगे। और लिन अपने मन में कहता है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी मम्मी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन फादर को कोई चैन नहीं है। वो मीट को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, लिन उन्हें रोकते हुए बोलता है कि फादर वैसे भी वो मीट आपको नहीं मिलने वाला, बाहर बहुत सारी डेंजरस चीजें हो रही है, आपको नहीं जाना चाहिए। फादर बोलने लगते हैं कि अरे तू टेंशन काहे को लेता है, मेरे नजरों से कुछ नहीं बच सकता और मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, मैं जाकर लेकर आता हूँ। लेकिन लिन उन्हें किसी तरीके से रोक ही लेता है। सीन कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो स्मोक करते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर मैं इस बात को कैसे मान लूं कि एक मिडिल स्कूल का बच्चा पत्थर को इतने पावर से भी फेंक सकता है। लेकिन कैप्टन अचानक से सामने में किसी चीज को देख लेता है, कुछ आवाजें भी आने लगती है। कैप्टन के तो होश ही उड़ चुके हैं। हम लोगों को एक बड़ा सा रैट दिखाई देता है। इस रैट का जो साइज है ना, वो कैप्टन के हाइट से भी ज्यादा है यार। कैप्टन इसे देखते हुए बोलता है कि आखिर इतना बड़ा वाला रैट यहाँ पर कहां से आ गया? ये बड़ा सा रैट कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है। कैप्टन भी अपने गन को फटाक से निकालकर इस बड़े से रैट के ऊपर में कंटिन्यूअसली शूट करने लगता है। हम लोगों को हर जगह पर खून के छींटे दिखाई देने लगते हैं यार। साथ में गन से जो धुआं निकलता है वो स्मोक भी नजर आता है। अब इस जगह पर चिकम चिल्ली और कुछ स्ट्रगल्स के हम लोगों को आवाज आने लगते हैं। बाकी क्या हुआ है यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं। सीन दिखाया जाता है स्कूल के तरफ, जहाँ हमारा लिन अपने डेस्क पर बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है और अपने मन में कहने लगता है अगर मैं कंपेयर करूं रैटमैन और उस फीमेल साइबोर्ग की, तो उन दोनों के मुकाबले में मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूं। अब अगर मुझे गोस्ट शैडो स्क्विड के प्रोग्रेस बार को अनलॉक करना है तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। लेकिन स्कूल के कंपटीशन के थ्रू स्कॉलरशिप पर निर्भर करना बहुत ही स्लो रास्ता है। अब मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ? क्या मुझे टॉप स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या लाइव स्ट्रीम ट्यूटरिंग करनी चाहिए या फिर अपने स्टडी मटेरियल्स को सेल करना चाहिए? ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही इससे मुझे फास्ट तरीके से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा फ्लैशी है। ये जितने भी आइडिया अब तक मुझे आए हैं सारे के सारे बकवास है। इस वर्ल्ड के अंदर में जेन फ्यूजन यूजर, साइबॉर्ग, मार्शल स्किल ट्रम्प एकेडमिशियन और सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जो होता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। लगता है कि अब समय हो गया है अपना एक्शन लेने का। सीन दिखाया जाता है जिम्नेजियम बिल्डिंग सी के तरफ, जहां हमें एक कोच गू दिखाई जाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं और साइड के डोर से हमारा लिन अपनी एंट्री इस जगह पर दे चुका है। लिन आकर कहता है कि हेलो कोच गू, और गू के तो मुंह से पानी बाहर ही निकल जाता है और फिर वो खुश होकर बोलते हैं कि लिन फाइनली तुम हमारे मार्शल आर्ट टीम को ज्वाइन करने के लिए आ ही गए। लिन फुसफुसाते हुए कहता है कि टीचर मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या मुझे सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा और साथ में उसका जो प्राइस है वो कितना ज्यादा हाई है? टीचर गू कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें चांस बिल्कुल मिलेगा और इसका जो प्राइज मनी
मनी है ना वो बिल्कुल भी लो नहीं है, वो हजारों में है। और लिन कहता है कि कोच मैंने अपना माइंड बना लिया है, आज ही से मैं ऑफिशियली आपके मार्शल आर्ट टीम का पार्ट बनने के लिए तैयार हूँ। और कोच गू कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे मार्शल आर्ट टीम में, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मैं हमारे मार्शल आर्ट टीम के नए मेंबर से तुम लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम लोगों ने लिन का नाम तो सुना ही होगा, वो हमारे स्कूल स्पोर्ट का ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहा है। आज वो ऑफिशियली हमारे मार्शल आर्ट टीम को ज्वाइन कर रहा है। अब सारे लोग एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और सारे स्टूडेंट अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। यार लिन लास्ट में बोलता है कि मेरा नाम है लिन जी चैन और मेरा प्लीज आप लोग ध्यान रखना। लिन बताने लगता है कि मैंने इससे पहले कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की थी, आज कोच गू मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक को। कोच गू कहते हैं कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा टफ है। हमारे टीम में जिसने सबसे जल्दी इस टेक्निक को सीखा था उसने 1 हफ्ते का समय लगाया था, तो तुम एक बार इसे ट्राई करके देखो। अब लिन इसको ट्राई करने के लिए अपने हाथ और पैरों को उठा लेता है और याद करने लगता है कि किस तरीके से टीचर गू ने इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। और नोटिफिकेशन कहता है हेवन सेंट मार्शल इनसाइट, आप अभी फिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। स्टेट हम लोगों को +1 से इंक्रीज होता हुआ दिखाया जाता है। अब लिन अपना मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली किए जा रहा है। उसका हर एक मूव बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और कमाल का है। नोटिफिकेशन फिर अपेयर होकर कहता है कि अब आप लेग टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। स्टेट जो है वो +1 से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। लिन को इस तरीके से प्रैक्टिस करता हुआ देखकर कोच गू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही बार में कोई इस टेक्निक को इतने आसानी से कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब सामने वाला बंदा करोड़ों में एक मार्शल आर्ट प्रोडिजी हो। सीन घर के तरफ दिखाया जाता है जहां पर मदर हाथों में चम्मच लिए हुए कहती है कि लिन जल्दी से बाहर आ जाओ, अपने बॉल को लेकर खाने का समय हो गया है। लिन तो तेजी की रफ्तार से अपना बॉल और चम्मच लेकर पहुंच चुका है। वो बोलता है कि मैं आ गया मम्मी, जल्दी से बताओ आज डिनर में क्या क्या बनाया है। और मदर कहती है कि बेशक मैंने आज गोश्त शैडो स्क्विड बनाया है, जिसके सपने तुमने कुछ दिन पहले देखे थे। उसकी खुशबू को सूंघने के बाद लिन कहता है कि वाह कितना कमाल का खुशबू है। मदर कहती है कि नाक से सूंघना बंद करो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, जल्दी से इस पर टूट पड़ो। लिन अपने चम्मच से छोटा सा बाइट उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। मदर पूछती है कि बताओ इसका टेस्ट कैसा है यार। लिन कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी मदर का जो कुकिंग है वो पूरे अर्थ में सबसे बेस्ट फूड बनाती है। मदर कहती है अगर ऐसी ही बात है तुम्हें और ज्यादा खाने की जरूरत है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं 3 kg लेकर आई थी। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने गोश्त शैडो स्क्विड के लाइफ एसेंस को डिवोर किया है, इसलिए गोश्त शैडो स्क्विड गाइड बुक 3.01% इंक्रीज हो गया है। लिन अपने मन में कहता है कि इसे खाने के बाद भी ये काम करता है, तो अब मुझे इसे टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ब्रेकिंग न्यूज में एक जीनियस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसने पूरे कंट्री को शॉक में डाल दिया है। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उसने सक्सेसफुली एनर्जी कोर के साथ में फ्यूजन कर लिया और अब सबसे यंगेस्ट साइबॉर्ग बन चुकी है इतिहास की। जब इसे ये एक्टिवेट करती है तो इसका एनर्जी सिस्टम इसे अलाउ करता है कि 2000 kg के एसयूवी को वो सिंगल हैंडेडली उठा सकती है। 100 मीटर के स्प्रिंट को 3 सेकंड में कर सकती है यार। साथ में खड़े खड़े 8 मीटर की छलांग लगा सकती है। लिन अपने मन में कहता है कि काइटो प्रोडिजी से लेकर आज का जो न्यूज है वो जीनियस गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। दोनों में सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गर है, जेन फ्यूजन यूजर या फिर साइबॉर्ग। दूसरा ब्रेकिंग न्यूज है कैप्टन के बारे में, जिसे उस जॉइंट म्यूटेंट रैट ने बड़ी ही बेरहमी से 11 बजे जान से मार दिया और सर्वेलियंस में ये सारी चीजें कैप्चर हो गई थी। लिन अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए बोलता है क्या ये सब कुछ उस जॉइंट म्यूटेंट रैट ने किया है जो उस रात मुझे दिखाई दिया था? नहीं, अब ये सब कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकता, मुझे अपने ट्रेनिंग को और ज्यादा हार्ड करना होगा। और कुछ टाइम के ट्रेनिंग के बाद अब मैं 100 मीटर का स्प्रिंट सिर्फ 4.61 सेकंड में ही कर सकता हूँ और वर्टिकल जंप 5.51 मीटर तक कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं 1000 kg का वेट अपने एक हाथ से ही उठा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को भी स्किप नहीं करता। मैं आशा रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा स्ट्रेंथ बूस्ट हो ताकि मैं टूर्नामेंट के लिए तैयार हो सकूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई मैं जिम में चला गया अपने मार्शल आर्ट स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और साथ में मैं किन को भी लेकर गया ताकि वो भी मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इन सब को लेकर। अचानक से ये
खूबसूरत क्यूट लड़की सामने आकर बोलती है कि जूनियर लिन, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया? मैं अपने साथ में फ्रेश मिल्क लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। लिन किन को हाथ पकड़े हुए इस लड़की को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की तो काफी ज्यादा शेम फील करने लगती है। इस लड़के का नाम है जियांग का है। जियांग गुस्से में अपने मन में कहता है कि इस कमीने ने पहले मेरा चैंपियनशिप ट्रॉफी ले लिया और अब ये यहाँ पर मेरी गॉडेस का गिफ्ट को भी रिजेक्ट कर रहा है। जियांग लिन आर्किन के सामने में जाकर बोलता है कि तू वहीं पर रुक जा। ये दोनों चौंक कर जियांग को देखने लगते हैं। जियांग बोलने लगता है, तेरे अंदर तमीज नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर कोई प्यार से तुझे कुछ गिफ्ट दे रहा है तो उसके फीलिंग को हर्ट करने के बजाय तुझे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अर्लिन कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी रूड नहीं था, मैंने बड़े ही प्यार से उसे कहा। जियांग कहने लगता है कि वो बस एक ड्रिंक था, अगर तू उसे ड्रिंक कर ही लेता तो इसमें तेरा क्या ही जाता, इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बात करने की क्या जरूरत थी। लिन कहता है कि मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की है, मैं तो मिल्क से एलर्जिक हूँ, इसलिए मैं उसके ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जियांग कहने लगता है कि तू सबसे बड़ा झूठा है, तेरे बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लिन, मैं तुझे अपने साथ दो दो हाथ करने के लिए चुनौती देता हूँ। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं दोबारा तुझसे कोई भी शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुझे मिल्क का पूरा बॉटल ड्रिंक करना होगा। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि अचीवमेंट, ये एक फॉर्मल कंपटीशन है। अगर आप अपने 1000 डिफरेंट अपोनेंट को एलिमिनेट कर देते हैं अपने बायोलॉजिकल प्राइमल मेथड को यूज करते हुए, तब आपको रिवॉर्ड के तौर पर बायोलॉजिकल थ्रेट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टाइटल मिल जाएगा। आपके अपोनेंट को एलिमिनेट करना होगा 1000, जो अभी 0 है। लिन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहता है कि फाइनली इतने लंबे समय के इंतजार के बाद मेरा जो 4th अचीवमेंट मिशन है वो ट्रिगर हो ही गया। लिन के बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, आज हम एक दूसरे से दो दो हाथ कर ही लेते हैं। अब दो क्यूट लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से पीछे वाली लड़की बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि लिन जो है वो जियांग के साथ, यानी जो सीनियर है उसके साथ दो दो हाथ करने वाला है। और मोबाइल पकड़ी हुई लड़की बोलती है कि हाँ चलो जाकर देखते हैं। सीन जिम के तरफ दिखाया जाता है। जियांग और लिन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में है। उनके बीच में मौजूद है टीचर गू और साइड में हम लोगों को काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए नजर आते हैं। और ये लड़की ब्लश करते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर लिन, मैं आपको चेयर करने के लिए आई हूँ, इस लड़के को बहुत ही अच्छा सबक सिखाना तुम। फोन वाली लड़की भी गुड लक बोलते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर, मैं आपके बहुत सारे फोटोज लूंगी। सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद जियांग अपने मन में कहता है कि इन सबको ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के से हार जाऊंगा। मैं इस चांस को ले रहा हूं कि इस जीनियस जूनियर को मैं क्रश कर सकूं, इससे पहले कि ये मैच्योर होकर वीक लोगों को बुली करे। इस लड़के का जो टैलेंट है वो कुछ महीनों में स्काई रॉकेट की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे अपना चेहरा दिखाने का भी मौका ना मिले। लिन कहता है कि मुझे अभी भी अपने घर जाना है डिनर के लिए, तो क्या हम लोग जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म कर सकते हैं? जियांग हंसते हुए बोलता है कि बेशक तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को बहुत जल्द पूरी कर दूंगा। टीचर गू कहते हैं कि याद रखना कि सबसे पहले दोस्ती आती है यार, प्रतिद्वंदी हम बाद में बनते हैं, तो चलो हम इस फाइट को शुरू करते हैं। जियांग कहता है कि एक सेकेंड रुक जाओ, अभी तुम एक ही महीने से अपने आप को ट्रेन कर रहे हो और मैं अपने आप को 2 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। तुम्हारे साथ फेयर होने के लिए मैं तुम्हें अपने ऊपर में 3 अटैक करने का मौका देता हूँ। लिन कहता है ठीक है यार। बड़े ही तेजी की रफ्तार से जियांग के नजदीक में पहुंच चुका है। जियांग ये देखकर तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है यार। हमारा लिन एक सीरियस लुक में अपने फिस्ट को तैयार किए हुए जियांग के ऊपर में एक जोरदार अटैक कर देता है। जियांग इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता। उसके नाक और मुंह से बहुत ही बुरी तरीके से खून निकलने लगता है और हवा में लहराते हुए वो पीछे की तरफ में चला जाता है और वहीं जमीन पर धराशायी होकर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। यार ये देखते हुए कोच गू के तो होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का पंच था, इतना ज्यादा पावरफुल। और बाकी के ये जो लड़के हैं उन लोगों को भी होश उड़ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। गेम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। और साइड के तरफ से हमारी जो किन है वो हमारे लिन के बारे में शेयर करते हुए बोलने लगती है कि हमारा लिन आखिरकार जीत ही गया, उसके सामने में कोई भी नहीं टिक सकता। और साथ में ये जो तो खूबसूरत लड़कियां हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होकर बोलने लगती है कि जूनियर ब्रदर लिन सचमुच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हमारे लिन के सामने में एक नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता
कहता है कि तुमने अपने राइवल को डिफीट कर दिया है और सक्सेसफुली अपोजिट जेंडर के लोगों के अफेक्शन को तुमने जीत लिया है और इसी के साथ तुमने मैटिंग राइट को भी ऑब्टेन कर लिया है। टोटल राइवल एलिमिनेटेड 1/1000। लिन अपने मन में कहता है कि मुझे अभी भी 999 अपोनेंट्स को एलिमिनेट करना होगा ताकि मैं अपने नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट को अनलॉक कर सकूं। और साइड की तरफ में मुड़ते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर्स, क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से दो हाथ कर ही ले आज। बेचारे बाकी के जो सीनियर ब्रदर्स हैं वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है, मुझे जल्दी से जल्दी घर वापस जाना है। हाँ, मेरी मॉम ने भी मुझे बुलाया था। वो इस तरीके से बहाना मारते हुए इस जगह पर से भागने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे की तरफ से जियांग कहने लगता है कि मैं इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। तुमने मेरे ऊपर में अचानक से अटैक कर दिया था, अगर अब मैं तुमसे फाइट बैक करता हूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्रश कर डालूंगा। टीचर गू कहते हैं कि काय, एक मर्द की तरह तुम्हें अपने हार को मानना चाहिए। और अपने मन में कहते हैं, क्या लिन का जो पंच था वो सिर्फ लक की वजह से था या फिर एक्चुअल में उसका स्ट्रेंथ कुछ और ही है। चलो ली जी के साथ में लिन का फाइट करवा कर टेस्ट करके देख ही लेते हैं। टीचर गू पीछे से कहते हैं कि ली जी अब तुम्हारी बारी है। ली जी के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, बेचारे के बॉडी में सनसनी सी दौड़ जाती है। वो कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है और फिर हम लोगों को फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार भी नजर आता है। वो बोलता है कि माफ करना मुझे जूनियर ब्रदर, और फुसफुसा कर कहता है कि प्लीज भाई मेरे चेहरे पर अटैक मत करना। अब 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे लिन ने अपने जितने भी सीनियर ब्रदर्स हैं उन सब का बुरा हाल कर दिया है। बेचारे लोग बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर धराशाही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सबको डिफीट करने का हमारे लिन को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता। उसका जो राइवल एलिमिनेशन है वो 1/1000 ही दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ काय को डिफीट करने का ही काउंट किया है, बाकी का नहीं। लिन अपने मन में कहता है कि इनसे दो हाथ करना ही सफिशिएंट नहीं है, मुझे इन लोगों को डिफीट भी करना होगा। लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए टीचर गू कहते हैं कि जीनियस लिन, तुम तो सचमुच में बहुत ज्यादा जीनियस हो। तुम्हें यहाँ पर आके ट्रेनिंग करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तुम ऑलरेडी यहाँ के एस बन गए। बेचारे लिन के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं यार। टीचर गू एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं कि इस साल का जो रीजनल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है वो हमारा शंघाई हाई स्कूल ही जीतने वाला है, इस बात पे कोई भी शक नहीं। दूसरे के जो स्कूल वाले लोग हैं हम तो उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्रश करके फर्स्ट प्लेस पर आ ही जाएंगे। लिन अपने मन में कहता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर में अलग अलग अपोनेंट को डिफीट कर सकता हूं, वो भी एक ही बार में। अगर मैं इन सारे लोगों को कंपटीशन के अंदर में बीट कर देता हूं तो ये मेरे अचीवमेंट के प्रोग्रेस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तभी पीछे से कोई चिल्ला कर बोलता है कि लिन जी चैन, और हमारा लिन का ध्यान भटक जाता है। वो सामने की तरफ में देखता है जहां पर काय बोलता है, मैं जांग काय अपनी हार को मानता हूं और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम मेरे सर में आके हग भी दोगे तो मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा। काय की बातों को सुनकर कुछ लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग इस बात को सोच रहे होते हैं जैसे कि मर्द को अपनी जबान से बिल्कुल भी नहीं पलटना चाहिए, और कुछ जो लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, कुछ अपने नाक को भी बंद कर लेते हैं और कुछ क्या बकवास है। सारे लोग तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से भागने लगते हैं और काय पीछे से बोलता है कि रुको, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है अपना बात करना, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, जल्दी से वापस आओ। इस वर्ल्ड के अंदर में जितने भी हाई स्कूलर होते हैं या तो वो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं या तो फिर वो स्टडी एकेडमिशियन होते हैं, लेकिन ये जो मार्शल आर्ट है यहाँ इस वर्ल्ड की टॉप प्रायोरिटी है। किन और लिन को दिखाया जाता है, किन पीछे से बोलती है कि लिन मेरा इंतजार करो, और लिन बोलने लगता है कि मेरी तरह ऐसे ही भागती रहो, हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। लिन बताता है कि मेरे साथ में मार्शल आर्ट क्लास जाने के लिए किन ने भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया मेरे साथ। 3000 मीटर की रनिंग करने के बाद हम लोगों ने मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अपने स्ट्रेंथ और फिजिकल इंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए हमने सिटअप्स और पुशअप्स करना स्टार्ट कर दिया, और हर एक सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं किन की मदद करता था उसके मसल्स की मसाज करके रिलीफ फील करवाने में। और रही बात मेरी, मैं तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग को मिस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने आने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट को अनलॉक करने के लिए मैं जो कर सकता हूं मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। और हमारा सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है और हमारा लिन बोलता है कि आखिरकार फाइनली वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। सिन सिटी जिम्नेजियम स्टेडियम का दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। टीचर गू लिस्ट को देखते हुए बताते हैं कि हमारे जो शंघाई हाई स्कूल के बच्चों का सामना है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम
टीम सेनहाई नंबर 1 हाई स्कूल के अगेंस्ट में है। सारे लोगों में डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। वो लोग मायूस होकर सबसे पहले लीजी कहता है कि ये सेनहाई नंबर 1 हाई स्कूल का एक बंदा है जो कि 100 मीटर के रन को 9 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। हम तो पूरी तरीके से आज बर्बाद हो गए। लिन अपना हाथ को उठाकर कहता है कि कोच सबसे पहले मैं फाइट के लिए जाऊंगा। कोच गू कहते हैं कि ठीक है लिन, अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर में हैं। अब लिन जैसे ही बैटल कोर्ट के तरफ में जाने लगता है, पीछे के तरफ में माइक पकड़े हुए हमारे कोच गू कहते हैं कि लिन हम तुम्हारे ऊपर में पूरा भरोसा करते हैं, टीचर को तुम्हारे ऊपर में यकीन है। और किन कहने लगती है कि लिन दिखा दो अपना जलवा, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी को भी डिफीट कर सकते हो। और लिन के अपोनेंट का पैर दिखाया जाता है जो जैसे ही जमीन पर रखता है यानी कि कोर्ट के ऊपर में, वहां पर की जमीन पर से कंकड़ धूल बाहर निकलने लगते हैं। और ये एक बहुत ही मस्कुलर और पावरफुल बंदा है जो हंसते हुए हमारे लिन से कहने लगता है तुम हमारे ही स्कूल के जूनियर हो, मैंने तुम्हारा नाम पोस्टर में देखा हुआ था। अपने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही तुमने मार्शल स्टेज 8 स्कूल टूर्नामेंट में अपनी जगह बना ली। तुम्हारे इस टैलेंट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, लेकिन ये स्टेज तुम्हारे जैसे फर्स्ट ईयर बौने लड़के के लिए नहीं है जो 1.7 मीटर तक भी हिट नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल साइज और पावर का गैप कैसा फील करवाता है। बीच का रेफरी कहता है कि डुअल अब स्टार्ट होता है। एक तरफ है हमारा लिन और दूसरे तरफ है ये मस्कुलर बंदा। और ये मस्कुलर बंदा बड़ी ही तेजी की रफ्तार से भागते हुए लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। लेकिन जैसे ही ये हमारे लिन के ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक करता है, हमारा लिन साइड के तरफ में हटकर इसके अटैक से डॉज करके अपने आप को बचा लेता है। और ये बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन लिन अपने हाथ को इस बॉडी बिल्डर के चेस्ट पर रख देता है। यार ये बंदा कंफ्यूज है कि आखिर लिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन इस बंदे के ऊपर में लिन ने बहुत ही भारी भरकम अटैक कर दिया है। वो खून की उल्टियां करते हुए पीछे के तरफ में जाता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है यार। जो पीछे में दीवार है वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़ोर से टकराता है। बेचारे मस्कुलर मैन की तो हालत ही ख़राब हो गई होगी, या बोलो कि इसके अंदर का जितना भी हवा है वो आज निकल ही गया है। रेफरी शॉक होकर बोलता है कि इस मैच को जीता है लिन जी चैन ने। ये सब कुछ देखकर किन तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि लिन सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारा अटैक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। अब ये जितना भी टीम है हमारे लिन के साइड का उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। वो लोग खुश होकर बोलने लगते हैं कि हाँ लिन तो सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने उस मस्कुलर मैन को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, बहुत मज़ा आया ये देखकर। नंबर 1 हाई स्कूल का जो कोच है वो अपने स्टूडेंट के ऊपर में गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने फुटवर्क पे ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी कुछ लीड कर रहा होता है बातों को बोलकर। अब लिन के सामने में वो नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पर राइवल एलिमिनेशन हो गया है 2/1000। और लिन ये सब कुछ देखकर खुश होते हुए अपने मन में कहने लगता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर मैं हाई स्टेक के अपोनेंट को डिफीट कर देता हूं तो मेरा जो अचीवमेंट प्रोग्रेस बार है वो इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। और मैं बिल्कुल सही था। नंबर 1 हाई स्कूल के कोच अपने स्टूडेंट से कहता है कि चेन फेंग अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से जाकर उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जल्दी से क्रश करो, जितना जल्दी हो सके। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? और चेन बोलता है कि कोच मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। चेन कोर्ट के अंदर में आने के बाद अपने आप को फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार करने लगता है। और साइड से रेफरी बोलता है कि चलो अब डुअल को स्टार्ट करते हैं। चेन चला गया है लिन के ऊपर में अपने पैरों से अटैक करने के लिए। और उसने बहुत ही भारी भरकम किक से लिन के ऊपर में अटैक कर भी दिया है, लेकिन लिन उस अटैक से बैठकर डॉज कर लेता है और सीधा पहुंच गया है चेन के साइड में और अपने पाम से चेन के ऊपर में अटैक कर देता है। और इस बार ये चेन भी अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता और वो अपने जीप को लंबा किए हुए ओ बोलकर हवा में लहराता हुआ पीछे के तरफ में जाकर जमीन पर धूल चाटता हुआ जमीन पर ही धराशाही हो चुका है। बेचारे को उठाने के लिए तो स्ट्रेचेस लाने पड़ गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगते हैं कि देखो यार, इस लड़के ने इसकी तो बहुत बुरी हालत कर दी है, हमें जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल में सेंड करना होगा। अब ऑडियंस इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना अजम्पशन करने लगती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा लकी है, हेवन की तरफ से इसे ब्लेस किया गया है क्योंकि ये हर मैच को जीतता जा रहा है। कोई तो ऐसा हो जो इसे डिफीट कर सके। मैं यहाँ पर रिफंड चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके के मैच को मैं नहीं देखूंगा। नंबर 1 हाई स्कूल का कोच अपने सर को पकड़कर बोलता है कि ये कोई लक की बात नहीं है, बल्कि ये जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सेनहाई हाई का, वो सचमुच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गाओफी अब तुम्हारी बारी है, अपने डिफेंस पर फोकस करो और बिल्कुल भी ऑफेंस मत करना क्योंकि हम इस मैच को बिल्कुल भी लॉस नहीं कर सकते। गाओ कहता है कि कोच आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैच को ज़रूर जीतूंगा और इसमें कोई शक नहीं।
और अपने मन में कहता है कि लिन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तुम बस अपने ट्रिक के बल पर अब तक के मैच को जीतते आए हो, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैंने 100 मीटर के रन को 9 सेकंड में कंप्लीट किया है यार, कई सारे कॉम्बैट का मुझे एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसे सीरियसली ले लेता हूँ तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। ये जितने भी ऑडियंस है वो गाँव की तरफदारी करते हुए उसकी एबिलिटी के बारे में बखान करने लगते हैं यार। लिन के बारे में कहते हैं कि ये गाँव से बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। अब रेफरी कहता है तो चलो अब डुअल को शुरू करते हैं यार। फिर गाँव पहुंच गया हमारे लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने फिस्ट को तैयार करते बड़े ही तेजी की रफ्तार से, और फिर वो अपना फ्लोइंग वाटर सेटरिंग रॉक फिस्ट का अटैक लिन के ऊपर में करने लगता है। बूम बाम बूम बाम बूम बाम। लेकिन लिन भी बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल और बहुत ही टेक्निक वाला लड़का है। वो उसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से और रिलैक्स होकर डॉज कर रहा है यार। कोच कहने लगते हैं कि गाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने डिफेंस पे फोकस करो, आखिर तुम अटैक क्यों कर रहे हो? गाओ अपने मन में कहता है क्या डिफेंस? मेरे जैसे जीनियस को डिफेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं यार। वो कंटिन्यूसली अपने फिस्ट से लिन के ऊपर में अटैक कर रहा है यार। लिन भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है यार। अपने मन में कहता है कि इसका ये जो फिस्ट टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे शायद इसे ऑब्जर्व करके पहले इसे सीख लेना चाहिए। गाओ जो अभी भी अपने फिस्ट से कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा थका भी हुआ है, अपने मन में कहता है लेकिन मेरा एक भी अटैक उसे लग क्यों नहीं रहा? अब गाओ ने अटैक करना रोक दिया है, लिन ने भी डॉज करना रोक दिया है। गाओ हाफते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे हर एक अटैक को कैसे डॉज कर रहे हो? इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता। और लिन कहता है कि तुम्हारे पास में कोई दूसरा मूव भी है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरे ऊपर में इस्तेमाल कर सकते हो। गाओ इस बात से गुस्से में आकर बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर में ताना मार रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपना मशीन गन ब्लो कंटिन्यूसली फिस्ट अटैक करने लगता है। बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम बाम। लिन ने मौका पाकर गाओ के पेट पर अपने पैरों से एक जबरदस्त अटैक कर दिया है। अपने मन में कहता है कि अभी भी तुम अपने सेम मूव का इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे अब इस मैच को यहीं पर ख़त्म कर देना होगा। और गाँव के पीछे में इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। वो गुलाटियाँ मारता हुआ पीछे के तरफ में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर गिर जाता है। ये सब कुछ देखते हुए ऑडियंस तो पूरी तरीके से हक्की बक्की, उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं, उनके ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। लेकिन लिन के जो टीममेट्स हैं उनमें तो खुशी की लहर ही दौड़ उठी है। सारे के सारे खुश होकर हमारे लिन के बारे में बोलने लगते हैं कि लिन तुम तो सचमुच में बहुत ही बड़े बीस्ट हो, तुमने फाइनली 3 मैच कंटिन्यूसली जीता है, ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लिन बताता है कि आगे के जो अपोनेंट मेरे सामने में आए थे वो मेरे लास्ट अपोनेंट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा वीक थे। सारे के सारे एक एक करके हमारे लिन के हाथों मार खाने के बाद बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पर धराशायी हो गए। और लिन बताने लगता है कि मैंने बहुत जल्द सेनहाई नंबर 1 हाई स्कूल के सारे लोगों को वाइप्ड आउट कर दिया, और बाकी के 2 दिन भी मैंने सिंगल हैंडेडली बाकी के जो 2 स्कूल से उन लोगों को भी हैंडल कर लिया। और सक्सेसफुली हमारा सेनहाई हाई स्कूल 8 स्कूल टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया। नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपने अपने टोटल राइवल्स एलिमिनेट किए हैं 16/1000। लिन मन में कहता है कि अभी भी मुझे 984 लोगों को डिफीट करना होगा, जिसके बाद मेरा नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक होगा। टूर्नामेंट जीतने की वजह से हमारे लिन को प्राइज मनी के तौर पर 20,000 रुपए मिले हैं जो कोच हमारे लिन को दे देते हैं यार। लिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है यार, कहने लगता है इस प्राइज मनी और एकेडमिक कंपटीशन के ज्वाइन करने के बाद जो मुझे पैसे मिले थे दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास अब 30,000 युआन बचे हैं। लेकिन बदकिस्मती वाली बात यह है कि वो 30,000 रुपए ज्यादा समय तक मेरे पास नहीं रहे, क्योंकि हमारे लिन ने गोस्ट शैडो स्क्विड बाय कर लिया एक ही बार में। लड़की का तो फायदा हो गया लेकिन लिन को खाली एवोल्यूशन में ही फायदा मिलेगा। मदर कहती है कि लिन तुम आराम से खाओ, यहाँ पर बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें तुम्हें खाना होगा। और लिन देखता है कि उसके सामने में नोटिफिकेशन कहता है गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स अनलॉक प्रोग्रेस 33%। लिन बताता है कि जब मैं अपने मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में था तब मेरा ब्रेक थ्रू हुआ टायर 3 से टायर 4 में, और साथ में बिना मेहनत किए हुए 1090 kg का वेट को मैं एक हाथ से उठा सकता हूँ, 5.65 मीटर का वर्टिकल जंप कर सकता हूँ, 100 मीटर का जो रनिंग है वो मैं 4.49 सेकंड में कर सकता हूँ। पलक झपकते ही समय बीत गया। मैंने और किन ने सक्सेसफुली मिडिल स्कूल को कंप्लीट कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को देखने के बाद किन बहुत ही ज्यादा मायूस है। वो लिन से कहने लगती है कि मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था। लिन, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग आगे का जो हाई स्कूल है वो दोनों
साथ में नहीं जा पाएंगे। और लिन बताता है कि मैं मार्शल आर्ट और स्टडी दोनों में ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। किन ने अपने एकेडमिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसका जो मार्शल आर्ट था उसमें उसने ज्यादा स्कोर हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से सेनहाई हाई एलाइट मार्शल आर्ट क्लास में उसका कट ऑफ रीच नहीं कर पाया। लिन किन के आंसू को पोंछते हुए बोलता है कि इस बारे में आखिर मुझे कैसे पता होगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ना सेनाई हाई स्कूल, उसने मुझे कहा था वो मेरे घर पे विजिट पर आने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ में चलना। किन रोती हुई कहती है कि प्रिंसिपल तुम्हें अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं कि तुम सेनहाई हाई स्कूल के मार्शल आर्ट क्लास को ही अटेंड करो, जिससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। आखिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब बनता है, मैं चली ही जाती हूँ, वही बेटर होगा। लिन किन के हाथों को पकड़े हुए आगे बढ़कर कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सेनहाई हाई स्कूल में अगर वो मुझे रखना चाहते हैं तो उन्हें मेरा एक कंडीशन मानना होगा, जहाँ पर मेरा कंडीशन बस एक है कि तुम ही मेरी डेस्क मेट होगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी बीच बीच में थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फिर भी बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है यार, एकदम कंटिन्यूअसली फ्लो में ये स्टोरी चलता है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को इसको लेकर चलना चाहिए, भले व्यू आए या ना आए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।